चलिए तो आज हम लोग लिमिट थ्योरम वाला असाइनमेंट करने वाले ना। तो ठीक है जी। तो लिमिट थ्योरम का जैम का अलग गेट का अलग नहीं बना है क्या? सिर्फ जैम का था। एक ही असाइनमेंट भेजा था मैंने लिमिट थ्योरम का, सर एक ही है ना। वो गेट का शायद नहीं भेजा ना, गेट का या बनाया नहीं है, देखता हूँ। सो तो बताओ तुम लोगों को ट्राई किया, एक ही क्वेश्चन ट्राई करें? सर ये तो मतलब क्वेश्चन आप चाहो तो डिस्कस कर सकते हो वैसे। अगर जिन लोगों ने किया डाउट बताओ। अच्छा आदित्य तुम्हारा डाउट रह गया, नहीं करते हैं इसके बाद, रुको अभी इसी क्लास में करेंगे, एंड में याद दिलाना। इसमें अगर जिन लोगों ने किया से डाउट बताओ, तो कर सकते, ज्यादा क्वेश्चन भी नहीं होगा ऐसे तो। सेकंड, चलो। सो सेकंड क्वेश्चन जो है कि x1 x2 x डॉट 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 बी अ सीक्वेंस ऑफ रैंडम वेरिएबल हैविंग, तो ये आपको दे रखा है 2k - 1 1 और 2k - 1 -1। ये तुम्हारा मतलब ऑड वाला 1 3 5 7 9 11 एंड सो ऑन ना। तो ये वाले जो हैं ये डिस्क्रीट है, हाफ हाफ, मतलब उसके डिस्क्रीट 2 पॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन है, 1 पे हाफ प्रोबेबिलिटी और -1 पे हाफ प्रोबेबिलिटी। और जो इवन वाला है वो ये है, ये कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन है? ये कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन है? लाप्लास है ना। हाँ, डबल एक्सपोनेंशियल मतलब लाप्लास हो गया। और आपसे पूछा है कि प्रोबेबिलिटी n टेंड्स टू इंफिनिटी x1 x2 xn क्या होगा? ओके, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम सेंटलमेंट थ्योरम लगाओ ना। क्या होगा? अगर तुम इसका मेन वेरिएंस निकाल के वो कर दो, मीन तो 0 ही होगा ना इसका पूरे का। हाँ एक मिनट देखो, जैसे अगर हम लेट x1 x2 xn be a sequence of independent random variable, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे क्या है तुम्हारे पास कि कोई ऑड वाला जो, सीधा सीधा तुम ऐसा करो, इसको ब्रेक कर लो पहले तुम दो पार्ट में, और इंडिपेंडेंट ही है ऐसे तो, है ना, सीक्वेंस ऑफ इंडिपेंडेंट है। तो S2n है तुम्हारे पास, मान लो ऐसा है x1 x3 x कहाँ तक जाएगा 2n - 1 तक, तो ये ऑड वाला हो गया, इवन वाला साथ में कर दो। जिसने पूछा आंसर बताएगा, सी आ रहा है क्या? पता नहीं आंसर क्या आ रहा भाई। सर सी ही आ रहा था। अच्छा हाँ सर सही है। तो सिंपली हो जा रहा है ना, मतलब सिंपली सेंटेंस में थोड़ा आगे हो जा रहा है। सर जो बन रहा है ना, जो उसने पूछा है वो सी है ऑलरेडी, तो बस 1 माइनस करके लिख दो, आप डायरेक्ट आंसर दिख रहा है। अच्छा मैंने वैल्यू निकाली, यही वो सी बना के दे रखा है उसने। हाँ, जैसे देखो ये अगर सिंपली आप समझो तो इसका मीन वही मैं कह रहा हूँ, ये जो S2n है ना, तो S2n तुम्हारा ये वाला, इसको S2n बोलो, तो ये S2n है। अब इसका मीन निकालो, S2n का मीन क्या आएगा? तो चूंकि ऑड xi हो या मतलब ऑड इंडेक्स हो या इवन इंडेक्स हो, मीन दोनों केस में 0 आएगा, है ना। यहाँ से अगर x ऑफ 2k - 1 का मीन निकालो तो भी 0 आएगा, और x ऑफ 2k निकालो तभी 0 आएगा। मतलब ऑड इंडेक्स वाले रैंडम वेरिएबल या इवन इंडेक्स वाले रैंडम वेरिएबल दोनों का मीन 0, तो इन ऑल मीन 0 आ गया। अब चाहिए वेरिएंस। सो वेरिएंस में क्या होगा, इसका वेरिएंस निकालो पहले, तो वेरिएंस क्या आएगा, स्क्वायर कर लेंगे ना, तो 1 आ गया। इसका वेरिएंस तो 1 आ रहा है इस वाले का, और इसका वेरिएंस कितना आ रहा है? इसका भी 1 ही आएगा। तुम इसको फिट करो डिस्ट्रीब्यूशन पे, 1/2b e की पावर है ना x माइनस म्यू अपॉन b। सो इस तरह से 2 बाय लैम्डा स्क्वायर लग जाएगा। हाँ, सो इस तरह से 2/√2 स्क्वायर ऐसे कुछ है ना, 2 × 1/√2 स्क्वायर, जो मैंने फॉर्म बताया था उसके हिसाब से 1, मतलब ये
तो S2n का क्या, ईच रैंडम वेरिएबल इंडिपेंडेंट है, तो कोवेरिएंस 0 हो गया, तो वेरिएंस इसका 2n आ गया। ओके, तो ये बन गया लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, प्रोबेबिलिटी कितना, ये z में कन्वर्ट हो जाएगा ना, तो z मोड, अगर लिमिट हटा दूं मैं, सो लिमिट हटा दूं तो z में कन्वर्ट हो जाएगा, z मोर देन इक्वल टू 1, तो 1 माइनस कितना 5 1, जो कि 5 ऑफ -1, ठीक है। तो ये हो गया। तो यहाँ पे सिंपल ये कॉन्सेप्ट होगा ना, Sn या S2n माइनस E ऑफ S2n अपॉन जो वेरिएंस ऑफ S2n है, दिस विल कन्वर्ज इन डिस्ट्रीब्यूशन टू नॉर्मल 0 1 बाय सेंट्रल लिमिट थ्योरम। ये हो गया। सही हाँ, वेरिएंस वाला बताया। हाँ वेरिएंस में क्या दिखा था, एक एक का वेरिएंस निकालो ना, वेरिएंस ऑफ x1 प्लस वेरिएंस ऑफ x3, देखो ईच xi का वेरिएंस कितना है, 1 है, चाहे इस तरीके से निकालो या इस तरीके से निकालो, मतलब क्या बताओ वेरिएंस कैसे आया। और मतलब जैसे x जो ऑड डिजिट इंडेक्स वाले टर्म्स है वो दो वैल्यूज ले रहे हैं, तो उसमें वेरिएंस 1 ठीक है, इस वाले इवन वाले को कंपेयर करने का और वाले। अरे भाई तुम कहाँ खोए हुए हो, तुम ऐसे ऐसे क्वेश्चन में फंसोगे तो हो गया, इस पे हाफ प्रोबेबिलिटी और इस पे हाफ प्रोबेबिलिटी है, तो मुझे ये बताओ इस डिस्ट्रीब्यूशन का तुम्हें मीन वेरिएंस निकालना नहीं आता, ये तो 10th 11th क्लास में क्वेश्चन है ये। हाँ तो वही तो है, यहाँ पे क्या अलग है कि x मान लो तुम, ऑड वाले क्या फर्क पड़ता है, ऑड इंडेक्स वाला है कोई दिक्कत नहीं, तुम x एक रैंडम वेरिएबल है ना, जो भी है एक रैंडम वेरिएबल है, तो उसका -1 में प्रोबेबिलिटी हाफ है, 1 में प्रोबेबिलिटी हाफ है, तो कैसे निकालते हैं मीन, समेशन xi pi, -1 इंटू हाफ, 1 इंटू हाफ, मीन 0 आ गया। ex स्क्वायर कैसे आएगा, x स्क्वायर इंटू pi, तो -1 स्क्वायर इंटू हाफ, -1 स्क्वायर इंटू हाफ ऐड कर दो तो 1 आ गया। तो यहाँ से ex 0, ex स्क्वायर 1, इसीलिए वेरिएंस ऑफ x1। ठंडे दिमाग से सोचो, थोड़ा सा रेस्ट लो, तो थोड़ा ब्रेक ले करो तो हो जाएगा, ये इजी है, कई बार समझ नहीं आता, अचानक में क्लिक नहीं करता, एक्चुअली होता है ऐसा, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे साथ भी होता है, सो कई बार क्लिक नहीं करता, तो आपको थोड़ा सा चलो बाद में ट्राई करो, हो जाएगा ऐसे, ठीक है ना। तो उसका अलग से निकालो, ईच xi का तो वेरिएंस चाहिए था, ये आ गया, उससे कंपेयर कर लिया, सबका वेरिएंस तुम्हारे पास हो गया। नेक्स्ट 11 ओके 11, सर इसमें वैसे मतलब इजी करना है तो लोग n को पहले उधर ले जाते हैं ना, फिर सीधा इस CDF ही बन जाएगा xn का, तो फिर सीधा वहाँ वैल्यू डाल देंगे। ओके और इसमें बस एक लिमिट सोल्व होती है, ये शायद कुछ दिया है क्या इसका। देखो x जो है एक्सपोनेंशियल 1 है, तो अभी 1 में वो ले रहा हूँ इसका, है ना। सो जो nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स है वो एक्सपोनेंशियल n टाइम लैम्डा होता है, ठीक है। जब मैं पीडीएफ ये ले रहा हूँ लैम्डा e की पावर माइनस लैम्डा x वाला पीडीएफ वाला बात कर रहा हूँ एक्सपोनेंशियल, सो एक्सपोनेंशियल 1 है तो ये एक्सपोनेंशियल n हो जाएगा, nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स। मिनिमम होता है। अच्छा ये मैक्सिमम, ओ सॉरी हम तो मिनिमम, ओ सॉरी हाँ, तो मैक्सिमम का ड्राइव करना पड़ेगा हमें, तो हो जाएगा ना सीडीएफ से, सॉरी हाँ वो मैं गलत लिख रहा था। तो यहाँ से क्या होगा मैक्सिमम, कोई बात नहीं, इसका सीडीएफ क्या होता है nth ऑर्डर स्टैट्स का, ये होता है ना, तो इसको यूज कर लेते हैं। तो अब ठीक है, क्योंकि वो मिनिमम के लिए फॉर्मूला है, जो गलती से है ना, यहाँ xn है, मैं x1 समझ के कर रहा हूँ, तो xn मैक्सिमम है, तो ये लगा लेते हैं। तो ये क्या होगा 1 माइनस ई की पावर माइनस एक्स इसकी पावर n। ओके, तो ये क्या निकाला हमने, सीडीएफ निकाला nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का। अब जो वो सजेस्ट कर रहा था तो उसके तरीके से कर लेते हैं। तो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी प्रोबेबिलिटी nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स लेस देन इक्वल टू 2 प्लस लॉग n, यही है ना। सो ये हो गया
लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी CDF ऑफ nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स एट 2 प्लस log n। ठीक, चेक करना कैलकुलेशन जस्ट। सो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, अब CDF आ चुका है तुम्हारा, ये है। सो x की जगह जस्ट तुम्हारा चेंज करना है वेरिएबल, तो ये हो गया 1 माइनस ई की पावर, यहाँ माइनस x है और x के प्लेस पे तुम्हारा ये क्वांटिटी है, सो ये रख दो। हाँ ये सर। तो यहाँ जो x है वहाँ ये है तुम्हारे पास -2 माइनस log n हो गया। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है इसको, देखो यहाँ करता हूँ मैं। सो इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, पावर n भी होगा ना क्योंकि ये पावर n है यहाँ पे। सो अब हो गया 1 माइनस ई की पावर -2, उसको ब्रेक करो तो e की पावर माइनस log n, इस पूरे की पावर है n। 1 माइनस ई की पावर -2, e की पावर माइनस n, log n क्या होगा? सर 1/n करके लिख लो। 1/n करके लिख लो, और ये फॉर्मूला होता है, क्या होता है बताओ? सर e रेज़ टू माइनस e की पावर e रेज़ टू पावर माइनस e रेज़ टू पावर -2। हाँ मैं वही कहता, d है इसमें -2 +2, एक बार चेक कर लो, -2 c हो गया ना फिर तो। सर माइनस होगा ना, बीच में प्लस होगा। हाँ तो मतलब सी ऑप्शन हो गया ना करेक्ट। फिर अच्छा हाँ हाँ हाँ, वो ऑप्शन तो चलो देख लेंगे, कोई नहीं आंसर। हाँ वो तो इससे है ना। तो जो फॉर्मूला हमारे पास एक होता है उसको यूज किया हमने, एक फॉर्मूला होता है ना सीक्वेंस सीरीज में, लिमिट मान लो n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 प्लस a/n इसकी पावर n, तो ये आप जानते हैं e की पावर a हो जाती है। सो a के प्लेस पे वहां माइनस e की पावर -2n है। ठीक है, सो यहाँ सेंट्रल यूनिट थ्योरम यूज नहीं हुआ, जस्ट नॉर्मली उससे हो गया। अच्छा तो ना गलतियां हो जाती है, मुझसे भी हो जाती है, पर आपको केयरफुली थोड़ा ट्राई करना है, फिर दोबारा एक बार ना हो बाद में दोबारा ट्राई करो थोड़ी देर बाद। नेक्स्ट बताओ। क्वेश्चन 18, सो 18 का जो है सी ऑप्शन, x1 x2 xn is sequence of ID random with PDF this, Sn ये है, x bar ये है। So distribution of which of the following sequence of random variable converges to normal distribution with mean 0 finite variance? तो कोई एक ही इनमें से होगा ना जिसका नॉर्मल विथ मीन 0 फाइनाइट, तो सबका मीन निकाल के बताओ किसका मीन 0 आएगा इसमें से? तो C का मीन कितना आएगा ये बताओ मुझे। E ऑफ x बार, यहां से कितना आता है मीन पहले? एक मिनट चलो थोड़ा ट्राई करते हैं। सर 1/2 है क्या मीन इसका, इसने निकाला है कुछ करके देखो। सर वो x greater than 1/2 x minus half को y रख लेते हैं ना, चेंज कर लेते हैं पहले y। हाँ कर दो ऐसा। 1/2 हो जाएगा। सो जैसे अगर मैं y रख लूं x माइनस हाफ को, तो ये बन जाएगा fy ऑफ y, अगर निकालोगे सो 2e की -2y, y मोर देन 0 है ना, ये हो जाएगा। एक्सपोनेंशियल 2 हो गया, एक्सपोनेंशियल 2 मतलब है ना ये y है, तो 2 यहाँ मेरा रेट है, और x का बना जाएगा फिर। तो यहाँ से करना क्या है, Sn आपको x बार के बारे में, Sn के बारे में सोचना है। सो कैसा है, कौन सा कन्वर्ज करेगी, कन्वर्जेस टू नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। सो कन्वर्जेस टू नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बोल रहा है, मतलब कन्वर्जेंट इन डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहा है ना, तो सिंपल हम वो लगा लेते हैं ना। तो Sn देखो पहला ऑप्शन, तुम्हारा C में डाउट है, चलो C के बारे में बात करते हैं। सो C जो है xn बार माइनस, पहले xn बार का मीन बताओ मुझे, तो यहाँ से each yi का मीन है तुम्हारा 1/2, ये ना, तो each ऑफ xi का मीन कितना आ जाएगा, सर 1 आ गया। इसको यूज करके
तो 1 आ गया, तो x बार है कितना आ जाएगा 1 ही आ गया, अपॉन अभी 1/√n कर दो, तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा नॉर्मल 0, सिग्मा स्क्वायर, क्योंकि यहाँ सिग्मा से डिवाइड नहीं किया मैंने, अगर मैं सिग्मा यहाँ रखूंगा तो यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ मैंने 1 रखा हुआ है 1/√n, ठीक है ना। मतलब तुम्हें याद होगा कल मैं ऐसे लिखा था x बार माइनस म्यू अपॉन सिग्मा बाई रूट एन कन्वर्जेस इन डिस्ट्रीब्यूशन टू नॉर्मल 0, 1, ये सेंट्रल लिमिट थ्योरम का स्टेटमेंट है। और अगर मैं ऐसा लिखता हूँ दिस 1/√n, सो यही चीज है, तुम चाहो तो यहाँ वेरिएंस लगा के देख लो इस पे, तो ये नॉर्मल 0, सिग्मा स्क्वायर रहेगा, ठीक है। सो सिंपली ये क्वांटिटी यही तो है तुम्हारा सी ऑप्शन, क्योंकि ये ऊपर जाएगा √n, तो ये हो गया। तो अब क्लियर है कि नहीं, तो ओके है, सी भी ट्रू है मतलब। हाँ जी आदित्य, ठीक है कि नहीं, ठीक है ना। तो x बार माइनस म्यू अपॉन दिस, ये तो बस बता फाइनाइट वेरिएंस होना, जो वेरिएंस उसका वही वेरिएंस यूज कर लो तो आ जाएगा। अब जिन लोगों ने ट्राई नहीं किया है आराम से, है ना, अगले साल तक ट्राई कर लेना, क्योंकि एक क्लास में एक दिन में हो जाता है ये। नेक्स्ट बताओ और जिन लोगों को डाउट है। 19 देखो, क्योंकि आपको ये समझना है, देखो यहाँ पे थ्योरी में 4 ही चीज था कि डेफिनेशन क्या है और थ्योरम क्या है, अब उसको अप्लाई कैसे करना है क्वेश्चन से समझ आएगा कि अप्लाई कैसे करना है। अरे क्या हो गया, आया क्या ये यहाँ काला क्यों हो गया, दिख रहा है तुम लोगों को ये थोड़ा सा कोई इफेक्ट पड़ गया इसको। हाँ ये देखो, तो बोल रहा है x1 x2 xn जो है रैंडम सैंपल है यूनिफॉर्म 1 2 से, और y1 y2 yn जो है यूनिफॉर्म 0 1 से है। सो ईच xi नॉर्मल यूनिफॉर्म 1 2 से है, ईच yi यूनिफॉर्म 0 1 से है। अब सपोज दैट द टू रैंडम वेरिएबल आर इंडिपेंडेंट, xi yi इंडिपेंडेंट है, zi इसने ऐसे डिफाइन किया, ध्यान दो कि zi की वैल्यू 1 है अगर xi इंटू yi लेस देन 1 हो जाए, zi की वैल्यू 0 है अगर xi इंटू yi मोर देन इक्वल टू 1 हो जाए। सो ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, जेड बार है, ठीक है ना, तो इसको मैं ठीक से लिखूं, अगर ये क्या लिखा हुआ है इन्होंने, तो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी प्रोबेबिलिटी जेड बार, है ना, 1/n समेशन जेड आई माइनस थीटा इसका मॉड लेस देन एप्सिलॉन, दिस इज इक्वल टू 1 फॉर ऑल एप्सिलॉन मोर देन 0। अब इस स्टेटमेंट को देख के मुझे बताओ क्या इंटरप्रिटेशन निकल रहा है यहाँ से। सर बेसिकली इट कन्वर्जेस इन थीटा, z बार जो है वो थीटा में कन्वर्ज करेगा। किस में, प्रोबेबिलिटी में या डिस्ट्रीब्यूशन में, ठीक है ना। तो जिनको कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी का डेफिनेशन क्लियर है तो आपको समझ आ रहा होगा कि उसमें ये था कि प्रोबेबिलिटी xn माइनस, है ना, जो भी क्वांटिटी है जहां पे कन्वर्ज कर रही है xn माइनस x का मॉड लेस देन एप्सिलॉन, लिमिट टेंड्स टू 0 है, वो लेस देन है तो 1 है और मोर देन एप्सिलॉन तो 0 है। तो इससे पता लगा जेड बार कन्वर्जन प्रोबेबिलिटी थीटा, ये यहां दिया है। एंड अब तुम मुझे ये बताओ जेड बार कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी टू व्हाट यूजिंग वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर, ई ऑफ जेड पे, है ना। सो वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर से ई ऑफ जेड पे,
तो ये कहना चाह रहा है कि जेड थीटा कुछ और नहीं आपका ई ऑफ जेड है एक्चुअली। तो इस क्वेश्चन में इसका कहने का मतलब है कि वो जो थीटा है एक्चुअली वो ई ऑफ जेड ही है एक्चुअली। सो दैट थीटा जो आपसे पूछा भी गया है वो कुछ नहीं ई ऑफ जेड है। सर डी आ गया। ठीक है ना। अब जेड का मीन निकालना है मुझे, तो ये मुझे क्वेश्चन में गिवन है, वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर से ये पता है। सो ये यही चीज है। तो इसका मतलब है अब ई जेड कैसे निकालोगे, जेड आई दे रखा है। अब जेड क्या है, डिस्क्रीट है कॉन्टिन्यूअस, मुझे बताओ जेड का डिस्ट्रीब्यूशन कॉन्टिन्यूअस है या डिस्क्रीट है? सर डिस्क्रीट। हाँ जेड डिस्क्रीट है। कैसे डिसाइड करते हैं? हाँ। सपोर्ट से, कि जेड के पास दो ही वैल्यू है, या तो 0 या 1। तो ये फाइनाइट है, जब रेंज फाइनाइट है तो ये या काउंटेबल सेट इवन है तो भी वो डिस्क्रीट हाँ। रहेगा। तो रेंज इसका डिस्काउंटेबल है तो ये डिस्क्रीट, जेड आई डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है। तो यहाँ क्या होगा, तो जेड के पास दो ही वैल्यू है, जेड का सपोर्ट में 0 है या 1 है। जेड इज अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, बर्नौली बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जेड इज अ बर्नौली रैंडम वेरिएबल एक्चुअली। तो क्या होगा, 0 इंटू प्रोबेबिलिटी जेड एट 0, 1 इंटू प्रोबेबिलिटी जेड एट 1। तो यू नो डिस्क्रीट की एक्सपेक्टेशन समेशन एक्स आई पी आई, तो जो ही है ना। तो यहां से फाइनली आ गया प्रोबेबिलिटी जेड एट 1। अब जेड की वैल्यू 1 कब है, तुम वहां देख के बताओ डेफिनेशन से। सर एक्स आई वाई आई जब x इंटू वाई लेस देन 1 है, एक्स आई वाई छोड़ दो, x इंटू वाई कर दो। अब x इंटू वाई लेस देन 1 कब होगी, तो मुझे x का डिस्ट्रीब्यूशन पता है और y का डिस्ट्रीब्यूशन पता है, इंडिपेंडेंट भी है। तो मैं इसका ज्वाइंट लिख सकता हूं, यहां से लिख सकता हूं ना, एक का पीडीएफ है 1, दूसरे का मतलब दोनों का 1 ही है एक्चुअली। सो 1 ही है। x की वैल्यू है 1 से 2 और y की वैल्यू है 0 से 1। तो ये ज्वाइंट पीडीएफ आ गया एक्स वाई का। और इस ज्वाइंट पीडीएफ से मुझे ये निकालना है, तो आपको पता होगा कि इसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं। सो हमें इंटीग्रेट करना है, इसके ज्वाइंट पीडीएफ 1 है dx dy, इंटीग्रेट करना है इस रीजन पे, इसका ग्राफ बना लो। सर y 0 से 1 बाय x ले लेते हैं और फिर x 1 से। हाँ वैसे भी कर सकते हो आप। सो अच्छा डबल इंटीग्रेशन ना, क्योंकि दो वेरिएबल है। तो हाँ। यहाँ पे सो आपको पता है कि कैसे है ना, तो डबल इंटीग्रेशन ज्वाइंट पीडीएफ 1 dx dy। अगर आप ग्राफ बनाओगे तो xy इज इक्वल टू 1 का ग्राफ बनाओगे, तो xy इज इक्वल टू 1 का ग्राफ ये है। और क्या है, x 1 से 2 में है, x 1 से 2 में है और y 0 से 1 में है। तो आप देख लो एक बारी किस पॉइंट से पास, हाँ हो गया। हो गया ना, बस इंटीग्रेट कर लो इसको। तो यहाँ से तुम देख लो कि इसका इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है। तो एक्स वाई इज इक्वल टू 1, 0 to 1 by s और 1 to 2। यहाँ से 0 to 1 बाई एक्स, मतलब पहले वाई का लिखूं, तो पहले डिवाइड एक्स कर रहे हो तुम। 0 to 1 हो जाएगा। हाँ देख लो जैसे करना है, dy अगर dx करना है तो y की लिमिट 0 to 1 बाई एक्स और x की लिमिट फिर 1 से स्टार्ट है, 1 से 2, या 1 dx dy, x की लिमिट 0 से 1 बाई y और y की लिमिट 0 से 1। दोनों से आंसर सेम ही आएगा, करके देख लो। x को 1 रखेंगे y 1 होगी और x को 2 रखेंगे तो y 1 बाई 2। एक बार यहाँ चेक करना पड़ेगा तुम्हें, मैं ग्राफ बनाया नहीं, रुक जाओ। So, x को जब मैं 2 रखूँगा तो y मेरा 1 बाई 2 होगा और y को जब मैं, ठीक है, रीजन क्या है, y 0 से 1 है और x 1 से 2 है। हाँ ठीक है, मतलब इस हमारा तो जनरली इनिशियली सपोर्ट क्या है, इनिशियली है 1 से 2, 0 से 1, ये वाला ना, ये सपोर्ट है। इसमें लेस देन इक्वल टू की, इस पे इंटीग्रेट करना आपको, ठीक है ना। हाँ ओके है, ठीक है। तो मुझे इस रीजन पे इंटीग्रेट करना है इसको। तो y 0 से 1 बाई एक्स और x 1 से 2, या उल्टा कर सकते हो। अच्छा उल्टा में देखना पड़ेगा तुम्हें, 0 से नहीं होगा ये, है ना, ये तो ठीक है, इसमें 0 से नहीं होगा। कहाँ से स्टार्ट होगा, x कहाँ से स्टार्ट है, देखो यहाँ से दो पार्ट में करना पड़ेगा, ये थोड़ा डिफिकल्ट होगा, इसमें दो पार्ट में करना पड़ेगा। दूसरा मैं लिख रहा था ग्राफ से, देखो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि
अगर कोई पहले ले लेगा उसकी लिमिट, किसकी, x की लिमिट, तो जब x की पहले लिमिट लोगे ना तो यहाँ तुम्हें ब्रेक करना पड़ेगा दो पार्ट में, इस रीजन में अलग और इस रीजन में अलग, मतलब ये रीजन अलग ना, तो बेटर है ऐसे ही करो, पहले ये करो है ना, पहले आप y की लिमिट लो फिर x की लो, तो आसान है, कर लो इंटीग्रेट, हो गया ना, कितना आ गया, अच्छा ln2 आ गया, हाँ सर मैंने बोला था डी आ रहा है। ठीक है ना। तो एक्चुअली थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा वहाँ पे, अगर मैं लिमिट पहले x की लूंगा तो मुझे दो पार्ट में करना पड़ेगा, तो बेटर है डिवाइड dx लो, एक ही पार्ट में काम हो जाएगा, y का फिर x का, सो ठीक है। किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो आप। नेक्स्ट 24, चलो ऐसे सॉल्व हो गया है, आंसर तो आ रहा है, लेकिन थोड़ा सा इसमें ना क्वेश्चन बनाने वालों ने मेरा थोड़ा मिस्टेक किया है, चेक करते हैं, देखो तो क्या बोल रहा है, x1 x2 xn with a sequence of id random variable having pd of this, तो इसको आप ध्यान से देखोगे तो क्या है ये, आप मैच करना चाहो तो x गामा है फिट बैठेगा, ये आप गामा के पीडीएफ से कंपेयर करो, x की पावर अल्फा माइनस 1 तो अल्फा 3 हो जाएगी, डी की पावर बीटा 1 है ना, इस तरह से। अब यहाँ पे क्या है एक्चुअली, ये देखो ध्यान से, ये जो लिमिट है n टेंड्स टू इंफिनिटी प्रोबेबिलिटी x बार लेस देन इक्वल टू x है एक्चुअली, सो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी प्रोबेबिलिटी x बार माइनस मीन अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन, तो यहाँ से मीन निकालो आप, ex निकालोगे 3 आएगी और वेरिएंस ऑफ x अल्फा इंटू बीटा, अल्फा अपॉन कोई फॉर्म यूज कर लो, 3 ही आएगी, सो लेस देन इक्वल टू x माइनस 3 अपॉन √3, ठीक है। अब ये क्या आ जाएगा, हाँ तो एक्चुअली यहाँ पे जो इसने किया है ना, क्या काम किया है कि अरे n छूट गया ना, n छूट गया यहाँ पे, सिग्मा बाई √n, ये ना x बार का मीन घटाया, x बार का वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन कितना आता है, सो ठीक है ना, सो e ऑफ x बार तो म्यू ही होता है और वेरिएंस ऑफ x बार जो होगा सिग्मा स्क्वायर बाई n आएगा, सिग्मा स्क्वायर बाई n, तो स्टैंडर्ड डेविएशन होगा सिग्मा बाई √n, सिग्मा स्क्वायर 3 है तो है ना, 3 बाई √n, इस तरह √3 बाई n है हमारे पास। अब यहाँ पे क्या हो रहा है देखो ध्यान से, प्रोबेबिलिटी यहाँ पे है ना, इसको n टेंस को z हो जाएगा ना, तो एक साथ ही दोनों पुट करना है, हमें साइमल्टेनियसली हमें यूज करना है एक्चुअली। अब बताओ क्या क्या होगा, अगर x मोड लेस देन 3 है तो क्या होगी लिमिट इसकी, ये कहाँ कन्वर्ज करेगी, x लेस देन 3 है तो जीरो पे चली जाएगी, हाँ n टेंड्स टू इंफिनिटी पे 0 आ जाएगी माइनस, और x मोर देन इक्वल टू 3 है तो क्या होगा, सर 1 हो जाएगी, इक्वल टू 3 पे हाफ हो जाएगा, इक्वल टू 3 पे हाफ हो जाएगी और सिर्फ ग्रेटर देन पे। अब एक्चुअली जो आंसर इसमें दिया हुआ है ना, उन्होंने इसके हिसाब से आंसर दिए, तो थोड़ा गलत है, या तो जैसे इन्होंने अगर इसके हिसाब से सॉल्व करोगे ना तुम्हारा आंसर मैच करेगा, लेकिन मतलब जिसने आंसर की बनाए हैं ना वो एक्चुअली ध्यान नहीं दिया है x बराबर 3 पॉइंट पे, एक्चुअली जिसने कोई आंसर की बनाए हैं, तो जैसे प्रोफेसर ने, और किसी ने चैलेंज भी नहीं किया है, होता है तुम अगर चैलेंज, जैसे मान लो हम चैलेंज करें, मतलब आंसर की जब आता है तो चैलेंज कर सकते हैं, फिर उसको तुम्हें एक्सप्लेन करना पड़ेगा, अगर वो कन्विंस होते हैं तो फिर मार्क्स टू ऑल होता है, जैसे होता है ना हर एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन मिल जाते हैं, तो इस पर किसी ने चैलेंज नहीं किया होगा तो इसके हिसाब से आंसर मैच करेगा, तो बताओ जो इसका आंसर है वो इसके हिसाब से मैच कर रहा है, मैं भी इसको लिख देता हूँ, तो उसने क्या किया है ये कंसीडर कर लिया, तो इसको मैं लिख के दिखाता हूँ तुम्हें, जैसे इसमें लिखा हुआ है इसके फॉर्म में लिख देता हूँ, तो 0 1 1 0 कब, जब x की वैल्यू लेस देन क्या है तुम्हारा 3 ना, फिर मैं सही करता हूँ, जो हम लोग कर रहे थे वो ठीक है, इसमें कोई मिस्टेक किया है,
सो इसका आंसर अगर मैच करवाना है तो इससे आंसर मैच हो जाता है। तो यहाँ x जो है मोर देन इक्वल टू 3 लेस देन इक्वल टू 3, मतलब x इजेक्टली इक्वल टू 3 मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे, और x मोर देन 3, तो मैं इसके जैसा मैं बना रहा हूँ, ठीक है ना, इसके जैसा बना रहा हूँ। तो देख लो इस फंक्शन को मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि नहीं, चेक कर लो, ठीक है ना। हाँ हाँ वो मैं हाफ ही लिखूंगा, अभी सही करूंगा मैं बता रहा हूँ जिसने आंसर बनाया है उसने ऐसा किया एक्चुअली। तो यहाँ से क्या आएगा एक्चुअली, आप कंपेयर करो अगर, तो वैसे हमने पहले भी ये क्वेश्चन ट्राई किया हुआ है, तब आंसर मैच नहीं करता था, तो हमने फिर सोचा उसको ठीक करते, तो अब उसको करेक्ट करूंगा मैं। तो इसमें आंसर की इसका गलत है एक्चुअली, तो इसके हिसाब से मैं बस आंसर जिनको मैच करना है आंसर वो देखते हो क्या होगा। तो अब इसको आप कंपेयर करो, तो अब इसके साथ आप इसके साथ इसको कंपेयर करो, इस फंक्शन को, मैंने इस फंक्शन को ऐसा लिखा, तो यहाँ से क्या मिल रहा है, बीटा के प्लेस पे 3 है, गामा के प्लेस पे 3 है, चेक कर लो, ठीक है ना। आप इसको कंपेयर करो k इंटू एक्स, तो यहाँ x तो हमारा फिक्स है 3 है ना, तो k इंटू 3 एक्चुअली, x तो मेरा 3 फिक्स है ना यहाँ, तो ये x तो 3 से 3 और 3 है, तो k इंटू 3 बराबर कितना है यहाँ पे मेरे पास क्या है 1 ना, मैच करके आंसर सही और हाँ k इंटू गामा इज इक्वल टू 1, k इंटू गामा, मैं इन दोनों को इक्वेट कर रहा हूँ जी, इक्वेट करो दोनों को, तो k इंटू गामा इज इक्वल टू 1, तो यहाँ से क्या आएगा, बीटा 3 गामा 3, k बराबर 1/3 और गामा बराबर 3, तो आ ही गया। तो हमारे पास बीटा मिल गया, गामा मिल गया, k मिल गया, गामा मिल गया, ठीक। अब आप इसकी वैल्यू पुट करो 2 बीटा, तो 2 बीटा जो है ना 6, 3 गामा 9 और 6k, तो 2 और इसमें आंसर 16 है एक्चुअली, सॉरी आंसर 17 ही है आंसर की में ना, 17 ही है सर। हाँ ऑफिशियल आंसर की में। तो जिसने आंसर की बनाया उसने तो ध्यान नहीं दिया, जस्ट 2 ही केस लिए, x मोर देन 0 लेस देन, मतलब मोर देन 3 लेस देन, बोल रहा हूं आप, क्योंकि टेक्निकली पूरी तरह सही नहीं है, हाफ वाला केस भी आ जाएगा। हाँ तो होना क्या चाहिए एक्चुअली, तो अब इसमें है ना मॉडिफिकेशन, अब होना ये चाहिए कि है ना, तो अब हम जो सॉल्व कर रहे हैं, सो इसने मतलब गलत किया है, गलतियां हो जाती। हाँ आपने जो पहले किया था एक बार, हाँ वो ज्यादा लॉजिकल लग रहा था। हाँ अब करता हूँ ना, 1/3 + √3 जो निकाला था आपने, हाँ k का वैल्यू और उसके हिसाब से पुट किया था, वो ज्यादा लॉजिकल लग रहा था इस हिसाब से। हाँ तो उसमें अगर तुम पुट करोगे तो क्या होगा देखो जरा, सो x + 3, अगर x को तुम 3 + √3 ब्रेक कर रहे हो ना, हाँ मतलब बीटा 3 रख के गामा को ऐसे वैसे ब्रेक करें, तो उससे आंसर कितना आया था, चेक करो, मैं तुम्हें भेजा होगा व्हाट्सएप पे, एक बार देखो पूरा। हाँ देखो अप्रॉक्स 21.46। अच्छा लेकिन ऐसा नहीं होगा, आंसर कहाँ अलग अलग गलत नहीं होगा, आंसर तो अलग अलग नहीं आना चाहिए, मतलब क्या है ये यहाँ से तो इसने ऐसे सॉल्व करके आंसर मिला दिए, लेकिन वहां तो मैं कोई वो भी होना चाहिए। अच्छा ठीक है, एक्चुअली जो सोल्यूशन तुम बात करो मैंने नहीं सॉल्व किया था, मुझे कोई पर्सन फंसता है तो 10 लोगों को भेजता हूँ, तो जो डॉक्टर हरीश गर्ग सर हैं जिनका यूट्यूब चैनल भी है, GATE.net का सोल्यूशन डालते हैं वो, तो उनका सोल्यूशन है वो एक्चुअली, मैंने उनको भेजा था तो उन्होंने वो सॉल्व करके भेजा, मैं देखा भी नहीं था, मैं तुम्हें भेज दिया था, तो मुझे याद भी नहीं है क्या किया उन्होंने, तो उन्होंने किया था, मैं तुम्हें भेज दिया था, देख लो सही है क्या, तो उनके आंसर कुछ आए थे, तो हरीश गर्ग सर ने सॉल्व किया था। तो एक मिनट, तो इनका जो सॉल्यूशन था कि x फॉलोज गामा डिस्ट्रीब्यूशन, गामा 3 1 मीन 3 3 है, x बार है 3, हाँ ठीक है 3/n, सो z अगर √x - 3/this है, सो बीटा को 3 लो, गामा को 3 + √3 लो, k को, लेकिन तुम्हें देखना पड़ेगा ना फिट भी तो बैठे, चलो मान लो तुम x को रखते हो 3 + √3 रख के देखो, सो हमारा एक्चुअली क्या हो रहा है, अगर हम इनको फॉलो ना करें अपने हिसाब से हम करें तो हमारा क्या आएगा लिमिट, ये तो मैं आंसर मिलाने के लिए मैं ट्राई कर रहा था दिन में कि आंसर क्यों नहीं आ रहा है, तो फिर मैं अलग अलग अप्रोच ट्राई कर रहा था, फिर देखा अच्छा इससे तो आंसर मैच कर जा रहा था, जिसने सॉल्व किया वो इसने ऐसे सॉल्व किया एक्चुअली, जिसने आंसर की बनाए हैं, तो सो यहाँ पे ना हमारे जैसे वो भी इंसान है, गलतियाँ होती हैं, बट फिर देख लेते हैं, हो सकता है हमारी साइड से भी गलती हो, तो चेक करना पड़ेगा। सो x बार लेस देन इक्वल टू x है यहाँ पे, सो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, प्रोबेबिलिटी
एक्स बार माइनस 3 बाई रूट अंडर 3 बाई एन, तो लेस देन इक्वल टू एक्स माइनस 3 है ना। तो यहाँ से n है। तो ये फाइनली कहने का मतलब क्या हो रहा है तुम्हारा कि अभी इसमें प्रॉब्लम ये है कि यहाँ भी दोनों जगह n एक्चुअली ऑलरेडी इन्वॉल्व है। सो जो हम तुम कह रहे ठीक है x लेस देन 3, सो x लेस देन 3 लेंगे तो रूट n ऊपर जाएगा, ये नेगेटिव क्वांटिटी है तो माइनस इन्फिनिटी, और CDF एट माइनस ये z हो गया एक्चुअली, तो z हो गया ना। तो आप ऐसा समझो कि ये ऐसा है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, प्रोबेबिलिटी Zn बोल देता हूं तत्काल में, और इनटू में रूट n रहेगा है ना। तो जब आप इसमें x लेस देन 0 लेते हो तो ये x लेस देन 3 लेते हो तो ये क्वांटिटी नेगेटिव हो जाएगी, तो नेगेटिव टाइम इन्फिनिटी, तो माइनस इन्फिनिटी 5 माइनस इन्फिनिटी 0। अब x मोर देन इक्वल टू 3 लेते हो आप, या x एग्जैक्टली इक्वल टू 3 लेते हो जो मैं कर रहा हूं, तो x अगर लेस देन इक्वल टू 3 रखते हैं तो x को 3 रखेंगे तो क्या आएगा, x को 3 रखने पे 3 माइनस 3 0, तो ये एग्जैक्टली 0 हो गया ना। तो एग्जैक्टली 0 हो गया, लिमिट तो बाद में पुट करेंगे ना। तो x को अगर मैं डायरेक्टली शुरू में ही 3 रख दूं, मान लो x को 3 रख के चलूं तो 3 माइनस 3 यही 0 हो गया, तो n का काम ही नहीं है, तो लेस देन 0 Zn लेस देन ये हाफ हो जाएगा। लेकिन इनका आंसर मैच कब करेगा, जब ये 1 रहेगा, जैसे मैं लिख के दिखाया हूं, तो 1 रहेगा तभी आंसर इनका मैच करेगा, यहाँ 1 होगा तो हाफ से मैच नहीं करेगा। और x मोर देन इक्वल टू 3 है, मतलब स्ट्रिक्टली मोर देन 3 है। अब x जब आप स्ट्रिक्टली मोर देन 3 लोगे तो मतलब ये पॉजिटिव क्वांटिटी हो गई, एंड पॉजिटिव क्वांटिटी है इनटू रूट n टेंस टू इन्फिनिटी है, तो मतलब प्लस इन्फिनिटी हो गई, और 5 एट प्लस इन्फिनिटी 1 हो गई। सो अभी ये है, अब 3 प्लस रूट 3 से क्या फर्क पड़ेगा, देखो अगर 3 प्लस रूट 3 लेता हूं मैं तो क्या बनेगा, ये क्या बन के आएगा, रूट n बनेगा ना, रूट n ही बनेगा। तो इस n टेंस टू इन्फिनिटी में क्या हो जाएगी, तो सर 1 ही तो आ रहा है फिर भी तो 1 ही आ जाएगी। तो मतलब कहने का मतलब ये तो हाफ नहीं रहेगा, मतलब जो उन्होंने ट्राई किया है ना। तो बीटा गामा बदल जाएगा ना, बीटा गामा बदल जाएगा, ओके। सो के भी बदल जाएगा। हाँ, तो वहां पे क्या करूंगा, नहीं लेकिन कि x तुम्हारा क्या है, x टाइम भी तो होना चाहिए ना, वो x टाइम कैसे बनाओगे, तुम्हारा x के टर्म में ये x पे डिपेंड करना चाहिए, x पे डिपेंड करेगा तुम्हें लगता है, हाँ वो तो अच्छा करेगा। चलो मान लो ठीक है, मैं अगर बीच का उससे ट्राई कर लेता हूँ, तो इस तरीके से ठीक है, ये अप्रोच इनका आंसर मैच कर रहा है, बट ये अप्रोच थोड़ा गलत है क्योंकि 3 पे हाफ नहीं आएगा जहां तक मुझे लग रहा है ना, जैसे आप लोग लग रहा है। तो इसके हिसाब से देखते हैं हमारा आंसर क्या आता है, तो इसके हिसाब से मैच कर लो जरा, इसको कंपेयर कर लो अब। तो अभी इससे कंपेयर करके देखते हैं, जिससे कंपेयर कर रहे हैं तो बीटा मेरा 3 आया, गामा भी 3 आया, ठीक, और ओके। अब के एक्स, तो के यहाँ x तो 3 है, सो k इंटू 3 हाफ है, तो यहाँ से k मेरा आ रहा है 1/6, और अब यहाँ से k इंटू गामा 1, तो k इंटू गामा इज 1, तो यहाँ से प्रॉब्लम ये आता है कि यहाँ गामा 6 आ जाएगा, तो ये कॉन्ट्राडिक्शन आ गया यहाँ से एक्चुअली, है ना। k इंटू गामा को जो ही 1 करेंगे हम, k इंटू गामा को 1 करेंगे तो गामा 1/k, और k तो 1/6 6 आ गया। सो एक तरीके से गामा 3 है, एक तरीके से 6 है, तो ये आ गया कॉन्ट्राडिक्शन। तो ऐसा नहीं हो सकता, मतलब है ना। तो शायद हो सकता है कि इन्होंने जो किया वही सही, अब उसको जस्टिफाई करना पड़ेगा, ये है। सर हाँ सर सर जैसे इसमें जो पीडीएफ था हमारा वो कंटिन्यूअस दिया हुआ था, हाँ, तो इस पे कंटिन्यूअस में प्रोबेबिलिटी एट अ पॉइंट टू 0 ही लेते हैं ना, तो 3 पे कैसे ले सकते हैं वो? नहीं हम 3 पे CDF निकाल रहे हैं, 3 पे PDF नहीं निकाल रहे हैं, हम x बराबर 3 पे CDF देख रहे हैं। ये क्या है, CDF है। सो ये जो हम लिख रहे हैं एक्चुअली क्या है, ये CDF ऑफ Zn at x, मतलब Zn at not x, x minus 3 by this। सो कहने का मतलब फाई है ना, सो फाई ऑफ यू समझ लो x minus 3 by root n, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ये देख रहे हैं एक्चुअली। तो हम CDF देख रहे हैं 3 पे, नॉट PDF। तो सो ये हमारा CDF आ रहा है एक्चुअली, तो x बराबर 3 पे CDF निकाल रहे हैं।
मतलब यूं समझ लो कि आपका क्वेश्चन ये है x बार लेस देन इक्वल टू 3, ये निकालो आप, तो ये आपका 5 0 हाफ नहीं आ जाएगा इसी क्वेश्चन में देखो, क्योंकि आप जो ही 3 माइनस करोगे, है ना। हाँ आदित्य, ठीक है ना। तो ये तो जब x माइनस 3 करेंगे 5 0 हाफ आ जाएगा। सो इस तरीके से आ जाएगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पे, x को 3 रख रहे हैं यहाँ पे हम, तो ये आ गया। लेकिन इनके केस में हाफ आ ही नहीं रहा एक्चुअली, इनका ये कहना है कि 1 ही आएगा तभी आंसर मैच कर रहा है। अच्छा तुमने हाफ बनाए, तो इन्होंने जो फॉर्म, एक्चुअली मुझे लगता है इन्होंने पहले सॉल्व किया है फिर इसको ऐसा बनाया है, इसलिए हमारा कंट्रडिक्शन आ रहा है। पहले इन्होंने सॉल्व किया होगा ऐसा लिख के, फिर इन्होंने ऐसे ब्रेक किया इसको 2 पार्ट में, फिर ऐसे बनाए, क्वेश्चन फ्रेम किया, है ना, क्योंकि नया बनाते हैं। हाँ उनके आंसर के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को फ्रेम किया जाए ना तो वो सॉल्यूशन अच्छा है। हाँ मतलब मान लो होता क्या है, क्वेश्चन लोग कैसे बनाते हैं, जैसे पहले इन्होंने यहाँ से स्टार्ट किया यहाँ तक पहुँच गए, अब सोचा इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, तो इसको इन्होंने फिर इस फॉर्म में ब्रेक किया और वहाँ अल्फा बीटा गामा अपनी तरफ से इंट्रोड्यूस कर दिया। अब ये है कि इससे कंपेयर करके तुम निकालो। अब हमने, हमारे पास 3 पार्ट में आया वैसा, लेकिन हमारा कॉन्ट्रडिक्शन आ रहा है क्योंकि उनका तो ये दोनों इक्वल है ना, इनका तो ये दोनों इक्वल है, तो इसीलिए कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है कि k टाइम 3k और गामा के इक्वल है क्योंकि k गामा 3 है। लेकिन हमारा कॉन्ट्रडिक्शन इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ हाफ 1 है, तो जो इन्होंने पहले सॉल्व किया फिर सॉल्व करने के बाद क्वेश्चन फ्रेम किया एक्चुअली, तो ऐसा है। मतलब पहले इसकी वैल्यू निकाली, वैल्यू निकाल दिया, अब इसको इन्होंने इस तरह से लिख के देखा कैसे बना सकते हैं, फिर आपसे वो पूछ लिया उन्होंने ऐसे करके। कई बार क्वेश्चन बनाते हुए हो जाती है गलतियां, तो मुझे लगता है गलत ही है ऐसे तो, अदरवाइज ये सॉल्यूशन के हिसाब से मैंने वही तो कि आंसर मैच कब होगा, तो ऐसा लिखोगे तो आंसर मैच होगा ऑफिशियल में। और चैलेंज किसी ने किया नहीं क्योंकि उस टाइम किसी ने सॉल्व किया नहीं, तो इसीलिए फिर किसी ने चैलेंज नहीं किया होगा, तो आंसर वैसे ही रह गया। अच्छा अतरा उस लॉजिक से सोचते हैं जो हरीश गर्ग सर ने भेजा होता है, ट्राई करते हैं। तो जैसे हम तो सॉल्व वैसे ही करेंगे ना, हमारा तो यही रहेगा कि प्रोबेबिलिटी x बार लेस देन इक्वल टू x और यहाँ है लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी। तो ये जो आएगा है ना, तो यहाँ से क्या आएगा हमारे पास मतलब वही आ जाएगा, देन कहने का मतलब वही है ना, x बार माइनस 3 अपॉन तो ये लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी प्रोबेबिलिटी zn लेस देन इक्वल टू रूट n टाइम x माइनस 3 बाई रूट 3, ठीक। सो कहने का मतलब तुम ये समझ सकते हो 5 रूट n टाइम x माइनस 3 बाई रूट 3 लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, इस टाइप का कुछ बनेगा n टेंस टू इंफिनिटी पे। अब तुम ब्रेक करो जैसे उन्होंने किया था, तो उनके हिसाब से क्या वो कर रहे हैं, वो ये ऐसे करना चाह रहे हैं कि x लेस देन 3 लो, मतलब x लेस देन 3 लो, फिर x मोर देन इक्वल टू 3 लेस देन इक्वल टू 3 प्लस रूट 3 लो, फिर x मोर देन इक्वल टू 3 प्लस रूट 3 लो, ये करना चाह रहे हो। सो चलो x लेस देन 3 है तो x माइनस 3 नेगेटिव, तो वो हो गया तुम्हारा माइनस इंफिनिटी, तो 0 हो गया। अब इसमें kx आना चाहिए, kx, तो सोचो तुम n टेंस टू इंफिनिटी लोगे तो x कैसे बचेगा, क्या लगता है 5 फंक्शन ऑफ x आएगा? आएगा भी तो x बाई 3 प्लस रूट 3 इसी तरह। जैसे अगर मैं इक्वलिटी उन्होंने लगा रखा है ना क्वेश्चन में, यहाँ पे क्या इक्वलिटी लगा रखा है, देखो इसमें गामा पे भी इक्वलिटी लगा रखा है, तो यहाँ तुम अगर इक्वलिटी लोगे, फॉर एग्जांपल अगर इक्वलिटी तुम ले रहे हो, तो अगर इक्वलिटी तुम ले भी रहे हो, तो अगर तुम x की जगह 3 प्लस रूट 3 रख के देखो तो तुम्हारा 1 ही आ जाएगा, लेकिन ये तो तुम कह रहे हो हाफ आएगा, या अच्छा ठीक है ऐसा हो सकता है k टाइम x, तो k टाइम x को तुम किसके इक्वल रख रहे हो, जो क्वेश्चन में दे रखा है। हाँ तो अब x मोर देन इक्वल टू 3 प्लस रूट 3 है,
सो 3 प्लस रूट 3 है तो फिर भी रूट है, फिर 1 आ गया। लेकिन क्वेश्चन ये है क्या ऐसा होगा अगर मेरा आंसर 3.01 है मान लो, सो 3.01 अगर मैं रखता हूँ वहाँ पे तो 01 ना 1/√3 इंफिनिटी, तो इंफिनिटी 1 ही आनी चाहिए। तो ये अब यहाँ पे अगर मैं रखता हूँ x को, हाँ, वो गलत ही आएगा, मतलब 3 पे रखने पे वो हाफ आएगा ही नहीं। हाँ, x 3 रखेंगे। मतलब इनका सॉल्यूशन भी गलत है, ये कह रहे हो? सर सीधे जो मेथड होता है वो उसमें से ही कर दीजिए। सीधे जो मेथड होता है तो सीधा सीधा इसका आंसर ये है, मतलब वो तो ब्रेक किया ना हमने, सीधा सीधा आंसर यही आ रहा है ना, 0 when x less than 3, हाफ when x equal to 3 और 1 when x more than 3। ये सीधा सीधा मेथड है, ये आंसर है एक्चुअली। यही सीखना है, ये थ्योरेटिकल सही है। हाँ, ये इसका सीधा सीधा आंसर है कि जब लेस देन 3 है तो 0 होगा, इक्वल टू 3 तो ऐसा होगा। अब एक्चुअली जब क्वेश्चन उसने फ्रेम किया तो इस क्वेश्चन का आंसर एक्चुअली ये है। अब जो बनाया है पेपर उसने इस पे फिट करने के लिए कोशिश किया है, तो वो 1-1 से ही कोशिश किया, इसलिए उसका आंसर वैसा आ रहा है। तो मेरे हिसाब से उनका आंसर गलत है, यही सही आंसर होगा। ये भी थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है, ये जरूरी नहीं ऐसा होगा। सारे प्रोफेसर ने सर छोटे ये क्वेश्चन सही किया था, सोलह से हो जाते हैं कई बार, लोग ध्यान नहीं देते ना। तो अच्छा, मैं एक दो प्रोफेसर को भी भेज देता हूँ, ये ट्राई करते हैं। सो चलो, इसको तुम कह रहे हो तो मैं इसको आईआईटी बॉम्बे में एक प्रोफेसर को भेज देता हूँ, देखते हैं सॉल्व कर देते हैं। वैसे वो मोनिका भट्टाचार्य जी को भेजता हूँ। मतलब प्रोफेसर लोग इतने वो होते हैं ना, मतलब हम्बल होते हैं, तुम भेज दो सॉल्व करके भेज देंगे तुम्हें। ये है, ऐसे नहीं होगा तुम्हें रिप्लाई नहीं करेंगे। हाँ, ये भी रिप्लाई कर सकते हैं कि बिजी हैं, नहीं कर पा रहे, दिस दैट, वो है। सर ऐसा कभी हुआ है कि आईआईटी जैम का क्वेश्चन मुझे नहीं हुआ है? आईआईटी जैम क्वेश्चन उनसे नहीं हुआ है तो ऐसा होता है ना, क्योंकि जरूरी थोड़ी कि सबको सब कुछ आता है। वैसा मैं अभी रिसेंटली, तुमने देखा था ना, अभी कुछ दिन पहले मैंने फर्स्ट बैच 7th वाले क्लास कैंसिल करके मुझे जाना पड़ा था, क्योंकि सर ने फ़ोन किया था मुझे कि आओ कुछ इंपॉर्टेंट है। तो मुझे लगा मैंने कौन सा कांड कर दिया कि बुला रहे रात को 8 बजे। फिर मैं गया, पता चला वो एक क्वेश्चन में फंसे हुए थे, फिर मुझसे, फिर हम दोनों मिल के सॉल्व कर लिए। तो ऐसा है, तो हो जाता है। तो होता है, वही सहानी तो है हमारे जैसे, वही थोड़ी सब कुछ क्लिक करेगा उस टाइम पे। तो हमारे जैसे ही मान लो मैं ही कल बन जाता हूँ तो मैं कई जगह भी फंसता हूँ, तब भी फंसूंगा, ऐसा थोड़ी कि मुझे सब कुछ आता है। वो तो सीख ही रहा है ना, वो प्रोसेस है। बैच के टॉपर हो कौन सा? कौन? खड़गपुर में। मैं मतलब अभी तक तो मैं एवरेज था, लेकिन यहाँ पे लोग ऐसा कह रहे हैं जैसे मैं बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी टाइप का हूँ। सर का भी ऐसी तरह बिहेवियर मेरे को लेके है, तो उनको लगता है मेरे पास हर चीज़ का सॉल्यूशन है, तो सर को लगता है। तो कोई नया बच्चा भी आता है तो मेरे पास ही भेज देते हैं कि इसको गाइड करो कैसे कैसे क्या करना है। तो वैसा है। क्योंकि मैं अभी सब सीनियर मोस्ट स्टूडेंट हूँ अपने सर के अंडर, तो मेरे सर के पास 4 बच्चे हैं, मेरे इंक्लूड करके 3 और हैं, तो वो तीनों को लगभग मैं ही गाइड करता हूँ क्या कैसे करना है। तो वैसे है। आप लोगों का प्रोजेक्ट एक ही है? नहीं, अलग अलग है, लेकिन रिसर्च का काम तो वैसे ही रहता है ना, कैसे क्या है। रिसर्च एरिया तो कॉमन ही है ना सबका, जो सर का रिसर्च एरिया वही बच्चों का रिसर्च एरिया है। चलो, तो एक दो लोगों को भेज दिया, देखते हैं। एनीवे आंसर यही होगा, वो क्वेश्चन में मिस्टेक है कुछ, तो मैंने बता दिया, ऐसे आंसर मैच कराने का तरीका भी बता ही दिया कि तुम 1-1 ले लोगे तो आंसर मैच कर जाएगा, अदरवाइज मैच नहीं करेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सर एक बार 23 देखना, मैच नहीं कर रहा आंसर, चलती होगी। ये वाला तो कल ही तो किया था, इसका वेरिएंस निकाल लो, इसी से आ जाएगा। अच्छा, कल वाली देखी नहीं थी मतलब। हाँ, वैसे कल क्लास में नहीं, x1 + x2 + xn/4 का वेरिएंस निकालो, वही वेरिएंस y का है। कौन सा क्वेश्चन? पिछला वाला? नहीं अभी भी जाएगा। अच्छा, चलो, तो गेट का अभी सेपरेट नहीं किया, गेट का मैं बोल दूंगा एक बार, तो कर देगा, या किया होगा तो मैं भेजा नहीं हूँ, देखते हैं। सो अभी चलो, ग्रुप में जो क्वेश्चंस आए तुम्हारे वो सॉल्व कर देता हूँ। देखो, तो जो क्वेश्चंस हैं चलो ट्राई कर लेते हैं।
अच्छा सुमित अभी है क्लास में? सुमित कॉल। हाँ चलिए ये आपका क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो कल वाला देख ये क्वेश्चन भेजा था आपने, ये हो गया ना। इसका एक्चुअली आंसर मतलब लॉजिकली आंसर उस क्वेश्चन का ये है, ठीक है ना, कि व्हाट इज आंसर ऑफ दिस। सो इसका आंसर एक्चुअली ये है जो कल आपने भेजा, जो मैं किया नहीं था, 2023 वाला ये है। और अभी जो आपने भेजा है वो करते हैं, फिर उसके बाद बाकी लोग करते हैं। सो आपका ये जो क्वेश्चन है गेट का है ना, गेट का भी सेपरेट करना बाकी है, ये अभी सॉल्व करते हैं। दिन में भी किसी ने भेजा था ये मुझे, आई थिंक क्या सिद्धार्थ या समथिंग सीतारमन ऐसा कुछ, जिसने भेजा था दिन में। तो देखिए ये जो क्वेश्चन आपका है कि x1 x2 xn भी रैंडम वेरिएबल विथ कॉमन पीडीएफ। सो fx आपको दे दिया हाफ e की पावर माइनस हाफ x माइनस 1, x मोर देन 1। ग्रुप में एक क्वेश्चन है, आप चेक कर सकते हैं। 0 अदरवाइज, ठीक है ना, तो 0 अदरवाइज। और आपका yn जो है 1/n समेशन xi माइनस 1 का होल स्क्वायर है। सर ये इसी पीडीएफ में तो था py हाँ तो इन्होंने सॉल्व किए होंगे तो इनका ही डाउट है, ठीक है। तो yn आ गया ये आपका। सो देखिए सबसे पहले आपको करना क्या है, एक तो नया रैंडम x मोर देन 1 है ना, तो आप इसको एक्सपोनेंशियल में इजीली हम कन्वर्ट कर सकते हैं। मैं नया नाम w रख देता हूँ फॉर एग्जांपल, तो w इज x माइनस 1, तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगा एक्सपोनेंशियल 1/2, ठीक है ना, लैम्डा इंटू के पावर माइनस लैम्डा y। तो ये w का जो पीडीएफ आ जाएगा ना, ये आ गया हाफ e की पावर 1/2 w मोर देन 0 आ जाएगी। एक तो ये हो गया। अब यहाँ से आपको xi माइनस 1, तो यही w मैंने बोल दिया इसको। सो 1/n समेशन wi का स्क्वायर i फ्रॉम 1 to n, ये आपका हो गया yn। सो yn को मैं w में कन्वर्ट कर दिया, w का डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ लिख दिया मैंने। अब आपको कह रहा है कि लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी प्रोबेबिलिटी मॉड yn माइनस k जो है मोर देन एप्सिलॉन है। ठीक है ना, सो और इक्वल टू 0 है। तो इस लाइन का क्या मतलब है आप समझिए। तो आपको ये देख के समझना पड़ेगा कि इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है। तो आपको डेफिनेशन याद होना चाहिए कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी का। तो बताइए इसका क्या मतलब है, आपको डेफिनेशन याद है ना। yn कन्वर्ज कर रहा है k पे। हाँ, सो yn कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी टू k, और yn क्या है आपका, ये है। तो बाय वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर ये कहाँ कन्वर्ज करेगी, e of w स्क्वायर। हाँ तो e ऑफ w स्क्वायर पे। तो k की जो वैल्यू है e ऑफ w स्क्वायर ही है, क्योंकि yn कुछ और नहीं, समेशन 1/n समेशन wi स्क्वायर है। सो दिस विल कन्वर्ज इन प्रोबेबिलिटी टू e ऑफ, दिस विल कन्वर्ज इन प्रोबेबिलिटी टू e ऑफ w स्क्वायर। तो यही आपका yn था। सो yn कन्वर्ज इन प्रोबेबिलिटी टू e ऑफ w स्क्वायर। सो ये जो k है और w e ऑफ w स्क्वायर इक्वल हो गया। यहाँ से ध्यान दीजिए, तो यहाँ से e ऑफ w जो होगा 2 आएगा, वेरिएंस ऑफ w जो होगा वो 4 आएगा, 4 आएगा ना जी। तो यहाँ से e ऑफ w स्क्वायर इन दोनों को यूज करके निकाल लीजिए, कितना आया 4 8 आ जाएगा है ना, 4 + 4, तो ये आ गया आपका 8। सो यहाँ से आंसर 8 हो गया इस क्वेश्चन का। सो दिस इज इक्वल टू 8। तो पूछा क्या है आपसे, k की वैल्यू, तो k की वैल्यू 8 है। अब देखिए इसमें डाउट है तो बताइए कहाँ समझ नहीं आया। सर क्लियर हो गया ठीक है, सर 15 वाला भी एक बार थोड़ा बता दें सर। 15 जो है ना क्वेश्चन है किसमें, इसमें सर, इसी में सर जो पीडीएफ फाइल है, ओके, क्या हम यूजर 15 का क्वेश्चन जी जी 15। सो एक किसने भेजा था वो भी लिख देता हूँ मैं, वो मुझे दिन में भेजा था आज, तो वो सॉल्व कर देते हैं, वीडियो देखेगा तो। हाँ सीतारमन, वो भी है क्या क्लास में, है नहीं। सो इन्होंने एक क्वेश्चन भेजा था गेट का है, मैं सॉल्व कर देता हूँ अभी। चलिए पहले इनका कौन सा है, 15 वाला ये। यस सर, ये 15 वाला। हाँ तो इसमें क्या कह रहा है कि सो आप अलग अलग निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सो
काई स्क्वायर का पीडीएफ है, ओके। तो ठीक तो है। देखो ये आप पीडीएफ पहले पहचानो क्या है, 1 बाई गामा अल्फा बीटा की पावर अल्फा। तो ये एक्चुअली x जो है गामा n बाई 2 कॉमा, आप देख लो कौन सा वाला पीडीएफ से आप देखना चाहते हो उसके हिसाब से। सो 1 बाई 2 तो मतलब x इज काई स्क्वायर n हो गया। यस सर। तो x से काई स्क्वायर n है, तो यहाँ से आप लगा लीजिए सेंटर लिमिट थ्योरम, क्या दिक्कत, अलग अलग लिमिट लगा लेते हैं। तो इसको दो पार्ट में ब्रेक कर लीजिए। लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, प्रोबेबिलिटी xn मोर देन 3/4n प्लस लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, प्रोबेबिलिटी xn मोर देन n प्लस 2√2 टाइम्स n। अब मुझे बताइए यहाँ से en क्या है, तो ex क्या है। सो काई स्क्वायर n में मीन n होता है और वेरिएंस ऑफ x क्या होता है, 2n होता है भाई। सो इसको सेंटर लिमिट थ्योरम पे फिट कीजिए आप। सो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, प्रोबेबिलिटी xn माइनस इसका मीन n, इसका स्टैंडर्ड डेविएशन √2n। तो सेम यहाँ पे लगाइए आप। देखो भाई सही कर रहा हूँ ना। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 3/4 में से n घटाइए, 3/4n माइनस n, 3/4 माइनस 1 कितना होता है, -1/4। सो माइनस n/4 अपॉन √2n, ऐसा कुछ होगा, देख लो भाई। सो प्लस लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, प्रोबेबिलिटी xn है ना, xn का डिस्ट्रीब्यूशन है। सो अगेन xn माइनस n अपॉन √2n। सो ये मोर देन, आप घटाइए n घटा दीजिए तो 2√2 टाइम n अपॉन √2n हो गया आपका। ठीक है, ठीक है ना। अच्छा ब्रैकेट में ही है शायद ना, ओ सॉरी यहाँ मैंने गलत लिख दिया, ये n अंदर ही है ना, √2n ही है, तो ये कैंसिल ही हो गया फिर तो। सो 2√2n है, हाँ वो लिखने में गलती हो गया। सो यहाँ से अब क्या हुआ देखो, तो ये आपका z हो गया, फाई z हो जाएगा, और ये कितना आएगा, सिंप्लीफाई कीजिए। तो ये क्या होगा, इसको n से कैंसिल करेंगे तो ये ऊपर √n रहेगा नहीं, और n टेंड्स टू इंफिनिटी पे तो ये हो जाएगा हैं z मोर देन माइनस इंफिनिटी, ऐसा कुछ। हाँ ये n टेंड्स टू इंफिनिटी पे इसकी लिमिट निकालिए आप, तो है ना, ऊपर माइनस है, नीचे √n है, तो माइनस √n, हाँ तो ये 1 ही आ जाएगी, 1 माइनस CDF कर सकते हैं। प्लस अब यहाँ z है, ये आपका z हो गया स्टैंडर्ड नॉर्मल सेंटर लिमिट थ्योरम से। अब ये कैंसिल हो गया तो आ गया प्रोबेबिलिटी z मोर देन 2 आ गया एक्चुअली। सो कहने का मतलब ये हो गया, ये तो 1 माइनस, आप चाहो तो ऐसा लिख लो 5 माइनस इंफिनिटी, और इसको 1 माइनस 2 लिख लो। 5 क्या CDF है, तो 1 माइनस z लेस देन इक्वल टू 2, z लेस देन इक्वल टू 2 को आप ये लिख सकते हैं। सो यहाँ से आ गया 2 माइनस 0 प्लस 1, तो फाइनली सॉरी वो तो 1 ले चुके पहले। सो 1 माइनस 0 प्लस 1 ना, 1 माइनस 0 प्लस 1 माइनस 5 2, चेक कर लो भाई। तो आ गया फाइनली 2 माइनस 5 2। देखिए डी सही है सब लोग, हाँ तो ये आ गया। हाँ पर इसमें वही शुरू जो पहला स्टेप था ना, वहीं पे गड़बड़ हो गया था, वो एटलीस्ट मैंने ब्रेक नहीं किया बस इसका। हाँ तो कोई बात, पहले आपको पहचानना डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, विश्व में पता चल गया था सर, वो जो प्लस था ना बीच में, हाँ उसकी अब उस पर फिर आपको सेंटर लिमिट थ्योरम लगाना है, इस तरह क्वेश्चन में ट्राई करना है। एक्चुअली ये सर बड़ा टर्म था ना, तो पता नहीं चला कि उसको डिवाइड अलग-अलग करके भी कर सकते हैं। अभी तो गलत हो गया था। आइए एक नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, ये गेट का आया हुआ है, कोई गेट का क्वेश्चन इसमें दिया नहीं है, पूछा था, तो ये रिकॉर्डिंग देखेगा तो इनका समझ आ जाएगा। ये कह रहा है कि xi बी द सीक्वेंस ऑफ, सो xn जो है यूनिफॉर्म 0 2 है फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और zn डिफाइन कर रखा है माइनस लॉग विथ बेस e, और इसके अंदर है प्रोडक्ट
समेशन जैसे होता है ना वैसे प्रोडक्ट आई फ्रॉम 1 to n 2 माइनस एक्स आई और इस पूरे की पावर है 1/n, ये zn डिफाइन कर रखा है, माइनस ln प्रोडक्ट 2 माइनस एक्स आई एंड देन पूरे की पावर 1/n। आपसे पूछ रहा है कि अच्छा तो ये तो सिलेबस के बाहर ही हो गया एग्जाम से, zn कन्वर्जेस ऑलमोस्ट श्योरली टू व्हाट। तो ये स्ट्रॉन्ग लॉ ऑफ लार्ज नंबर का क्वेश्चन है। जैसे वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर का जो स्टेटमेंट है ना, सेम स्टेटमेंट स्ट्रॉन्ग लॉ ऑफ लार्ज नंबर का है, बट वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर कहता है कि x बार कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी टू ex, यहाँ कहता है कि x बार कन्वर्जेस ऑलमोस्ट श्योरली टू ex, सेम स्टेटमेंट है। तो यहाँ पे आपको समहाउ यू हैव टू फाइंड ez, मतलब ezn आपको निकालने हैं, आ जाएगा तो इजी है ना। बन जाएगा 1 क्योंकि वो 2 माइनस x यूनिफॉर्म 0 बन रहा है तो एक्सपोनेंशियल बन जाएगा। हाँ, सो 2 माइनस एक्स आई यूनिफॉर्म 0 2 ही रहेगा, 0 2 रहेगा ना, 0 1 क्यों 0 2 ही रहेगा ना, क्योंकि x अगर 0 से 2 में है तो 2 घटाओगे तो 0 से 2 में रहेगा, वो बाद में वो बैलेंस हो जाएगा जो तुम कह रहे हो, उसको बैलेंस कर लेंगे। तो अब उसको बाहर कर लो, तो इसको हाफ से मल्टीप्लाई कर लो, कोई दिक्कत नहीं, अगर ऐसे हो तो हाफ से मल्टीप्लाई कर लो, मतलब अभी 0 2 रहने दो, बाद में चेक करते हैं। तो इसको 1/n तो बाहर आ गया, ठीक है ना, और लॉग समेशन में चला जाएगा, और लॉग समेशन में चला गया, सो लॉग 2 माइनस एक्स आई। अगर आप चाहो यहाँ पे तो मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हो, तो अभी रहने दो। ये सर क्वेश्चन का स्टेटमेंट ग्रुप में है सर इसका? नहीं नहीं, ये उसने ये गेट का आया हुआ क्वेश्चन है, तो ये हम आगे डिस्कस, ये भेज देता हूँ मैं, ये गेट का क्वेश्चन है एक्चुअली। ये वो ग्रुप में भेज दिया मैंने, ठीक है। तो ये हो गया ना, लॉग समेशन में कन्वर्ट हो गया, लॉग 2 माइनस एक्स आई। अब ठीक है, आप इसको अब ब्रेक कर लो, सो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना चाहोगे, मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ ये मल्टीप्लाई तो ताकि क्या हो जाएगा, लॉग यूनिफॉर्म 0 1 हो जाएगा, 0 1 तो उससे इजी हो जाएगा। और -2 लॉग है ना, तो इसको बैलेंस कर लो जस्ट, देखो तो हमारा एम यहाँ पे EZ निकालना है, इसका मीन निकालना है समहाउ, सो यू हैव टू फाइंड द मीन। सो -1/n देखो, तो पहले उसको फिट कर लेते हैं। So 2 minus xi is uniform 0 2. So 2 minus xi upon 2 is uniform 0 1. ठीक है, देखो ध्यान से। So -2 log. Okay. So -2 log. क्या होगा? 2 minus xi upon 2 का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा? एक्सपोनेंशियल जी, तो ये एक्सपोनेंशियल विथ मीन 2, ये जिसको आप काई स्क्वायर 2 भी कह सकते हैं ना, तो काई स्क्वायर 2 आएगा आपका। सो काई स्क्वायर 2 आ गया। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये हो गया -2 log 2 माइनस एक्स आई प्लस हो जाएगा log a अपॉन log में log भी ना, सो ये प्लस हो जाएगा 2 log 2, चेक कीजिए। सो इसका डिस्ट्रीब्यूशन है काई स्क्वायर 2। तो आप ध्यान देखो, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, इसको एक नया नाम दे दो। तो ये क्या है एक्चुअली, इसका कुछ मैं नाम रख देता हूँ, जैसे यहाँ पे आया तो 1/n समेशन wi। अभी आप ऐसा लिखो, जरा समझो, ये क्या है, 1/n समेशन wi। तो wi मेरा क्या है, सो दिस विल कन्वर्स ऑलमोस्ट श्योरली टू e ऑफ w, ठीक है ना। तो एक W कोई होगा, ये कन्वर्ट्स करेगी, मैंने इसको उस फॉर्म में लिख दिया। अब देखो WI जो मैंने लिया है वो क्या है, कंपेयर कर लो यहाँ से। तो एक तो माइनस है, समेशन है, समेशन, हाँ समेशन तो हट गया ना, समझ लिया ना सर, हाँ, log 2 minus xi जस्ट माइनस log 2 माइनस xi है। तो अगर सिर्फ W लिखूँ तो ये हो जाएगा, मतलब अब मुझे इसका वो चाहिए, अब आ चुका है ना यहाँ पे। तो इसको ध्यान से देखो, अब क्या है ये, इसको यूज करो।
सो डब्ल्यू आई प्लस क्या है, इसको यूज कर रहा हूं मैं, डब्ल्यू आई वही ना मेरा, अच्छा 2 नहीं है ना, तो कोई बात नहीं, सर 2 नहीं सर अब डिवाइड ऑन कर दो, कोई दिक्कत नहीं है ना। सो यहाँ से 2 डब्ल्यू आई तुम्हारा हो जाएगा -2 log 2 माइनस एक्स आई, इस तरीके से। और भी आसान तरीका था, इतना लंबा कर दिया मैंने, वहाँ से वहीं पे मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते तो हो जाता। सो अभी क्या है कि वहीं पे ऊपर 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके हो जाएगा। सो यहाँ से आ गया तुम्हारे पास दिस, इसके पास जो है इसका मीन कितना है, छोड़ो सीधा बताओ इसका मीन कितना है, मतलब इस क्वांटिटी का मीन कितना है, 2 ना, हाँ क्योंकि ये का स्क्वायर 2 है ये पूरा, तो इस पूरे का मीन ये, इसी को तो ये लिखा मैंने, इसी चीज को तो ये लिखा है मैंने। अब यहाँ से ई डब्ल्यू आई नहीं आ जाएगा तो वही आंसर है मेरा, एक डब्ल्यू आई का जो आंसर आएगा वही हो गया। सो ये आ जाएगा 2 माइनस 2 log 2, इधर आ गया और इनटू में 2। सो ये आंसर है इस क्वेश्चन का। सो ई डब्ल्यू आई ई डब्ल्यू वन बोल दो, एक रैंडम वेरिएबल का जो मीन है वही आ जाएगा। ये एक है, ठीक है। इसका आसान तरीका है, तो यहीं पर तुम ऐसा करते 2 से यहाँ डिवाइड करो और इस 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको ब्रेक कर दो प्रोडक्ट में। सो 2 की पावर इधर हो जाएगा तो खुद ही बाहर आ जाएगा, तो उससे आसानी से हो जाएगा, जैसे भी करो कैलकुलेशन। चलो ये एक डाउट है, ये हो गया। हाँ और चलो बाकी लोगों का डाउट देखते हैं। तो लिमिट थ्योरम के आपने जैम और गेट के एक बार ट्राई कर लेना, कर ही लिया होगा ऐसे तो। अब जो आदित्य का डाउट है वो देखो, आज था, अरे ये तो रिग्रेशन का है, ये इसका नहीं है, कंटिन्यू फॉलोइंग रिग्रेशन मॉडल। अच्छा हाँ, सो ये जब पढ़ाएंगे तो बताएंगे, ग्रुप में से भेजा ना। मेरे एक्सपेक्टेशन का डाउट है कंडीशनल। बताओ इसका, आदित्य ने पूछा था क्या है इसका, 2 क्वेश्चन है। एक तो ये देखो इसने पूछा हुआ, देखते हैं क्या कहना चाह रहा है ये। सो फोर्थ क्वेश्चन अभी बताना, भेजो ग्रुप में भेजो, मैं देखता हूँ। सो इसने कहा है एक्स आई जो है एक्सपोनेंशियल लैम्डा है। अच्छा लैम्डा 1 है। सो एक्स आई जो एक्सपोनेंशियल 1 है और एक्स बार जो है 1/n समेशन एक्स आई आई फ्रॉम 1 to n है। सो हाउ लार्ज शुड बी द सच दैट, तो n तो निकालना है, तो ये पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी x बार जो है तुम्हारा वो 1.1 0.9 से 1.1 में है और ये प्रोबेबिलिटी 0.95 है। तो बताओ n क्या होना चाहिए। हाँ नहीं अभी यहीं से स्टार्ट किया, अभी तुम्हारा यही क्वेश्चन स्टार्ट हुआ है, तो इसके ऊपर वाला देखेंगे अभी। बताओ इसमें क्या करोगे तुम भी, कन्वर्ट कर लेते हैं जेड में ना हो जाएगा इससे। सो एक्स बार -1 और इसका मीन भी 1 है, वेरिएंस कितना है 1/√10। यस सर। वेरिएंस 1 है लेकिन डिवाइड 1/√10 से करेंगे तो ये -0.1/1/√10। सर ये पॉजिटिव 1। हाँ ये 0.1/1/√10, तो कहने का मतलब दिस इज मोर देन इक्वल टू 0.95। अब इसको तुम अगर आगे प्रोसीड करोगे तो प्रोबेबिलिटी जो z है वो मोर देन आ गया -0.1√10 और 0.1√10, ठीक है। सो यहाँ से सर जेड के टेबल से पता चल जाएगा। हाँ तो इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो इसको एक साथ ले आ सकते हो तुम। तो ये 5 हो गया 0.1√10
माइनस फाइव ऑफ माइनस 0.1 रूट 10। एक्चुअली तुमने इसने ट्राई नहीं किया होगा, ये देख के ही लगता है नहीं होगा, ट्राई करोगे तो हो जाता। अब ये 1 माइनस हो जाता है, तो 1 माइनस करोगे तो 2 टाइम आ जाएगा 5, 0.1 टाइम रूट 10 एंड माइनस 1 मोर देन इक्वल टू 0.95। सो 5 ऑफ 0.1 टाइम रूट n, ठीक, एंड मोर देन इक्वल टू, ठीक है ना, तो 5 दिस माइनस 5 दिस, एक मिनट, तो 1.95 अपॉन 2, सो ये हो गया 0.1 टाइम रूट है ना। टेबल देख लो, देखो n मिनिमम क्या है ताकि ये हो रहा हो, तो ये एग्जाम में दिया होगा तुम्हें, अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा सो ये क्वेश्चन दे रखा होगा तुम्हें। कितना हो गया, 9 दूनी 18 सही लिखा हूँ क्या, 9 दूनी 18 15, ठीक है, हाँ बोलो अब। तो ये वहां से आ जाएगा टेबल से। तो मैंने इसको चेबिश इनइक्वालिटी से किया था, क्योंकि वो उससे मतलब -0.1 मॉड ले लेंगे ना। अरे भैया तो उससे हाँ ठीक है, चलो, तो उससे क्या आएगा, वहां से भी आ सकता है। तो वहां से मेरा n में मतलब 200 आया, तो x बार माइनस, नहीं दिक्कत वहां पे वो बाउंड बताता है, यहाँ से क्या एग्जैक्ट आंसर आएगा। अब इससे क्या है कि तुम्हारा, हमने यहाँ सेंट्रल लिमिट थ्योरम यूज नहीं किया है एक्चुअली, अच्छा सॉरी, लिमिट था क्या यहाँ पे, लिमिट तो था ही नहीं, हाँ ठीक है कोई बात नहीं, हाउ लार्ज इज, अप्रोक्सीमेट किया एक्चुअली ना, अप्रोक्सीमेशन यूज हो गया, मतलब यहाँ पे समझ लो ऐसा। तो हमने z क्यों किया इसको, क्योंकि n लार्ज है इसके लिए, ठीक है। अगर नहीं भी दिया n लार्ज n के लिए बात कर रहा है ना, तो इसने लार्ज n के लिए बात कर रहा है, तो ठीक है, मतलब हाँ क्वेश्चन में लिखा है लार्ज एन, हाँ क्वेश्चन में लिखा है ना, देखो तब तो ठीक है। तो ठीक है ना। तो हाउ लार्ज n, ऐसे भी 30,000 अप्रोक्सीमेट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सो यहाँ से हमारे पास ये आ गया, तो इससे एग्जैक्ट आंसर आएगा। तो कहना है कि 5 में टेबल में जाकर देखो किस पे वैल्यू 0.975 से ज्यादा हो रही जस्ट, तो वो तुम्हारा यहाँ से आ जाएगा। जैसे मैं अगर वैल्यू दे देता तुम्हें यहाँ पे कुछ कि 5 दिस इज 0.975, मान लो किसी पॉइंट पे, अब तुम देख लो 5 कौन सी वैल्यू पे 0.975 आती है, तो वो आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 1.61 ठीक है ना, अब वो टेबल दिया रहता है तो उससे हो जाएगा 0.1 रूट n, क्या होता है 1.6 है, नहीं ये तो वैल्यू आता है। तुम देखो 5 क्या होगा ताकि वैल्यू ये आए, यही आएगा, चेक कर लो यहाँ से चाहो तो आ जाएगा, मिनिमम वैल्यू ये होगी, क्योंकि ये देखना है 5 में क्या है, मैं ये कह रहा हूँ 5 में ये क्या है, ये देख लो 5 में जो भी यहाँ आ गया, अगर मान लो तुम कह रहे हो 1.61 है तो ये आ गया, तो यहाँ से अब रूट n मोर देन 16.1, n मोर देन इक्वल टू 16.1 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया आंसर क्या है इसका, आंसर ऑप्शंस में है 383, 385, 381, 387, देख लो ये कितना आ रहा है 16 का स्क्वायर, हाँ तो उसने फिर गलत दे रखा है, कोई बात नहीं। ठीक है ना, तो उसने गलत दे रखा होगा। तो ये आ गया। दूसरा अगर चेबीशेव से करोगे तो वो आ तो जाएगा तुम्हारा, क्या आ जाएगा यहाँ पे लेस देन 0.1 जो तुम कह रहे थे, और दिस प्रोबेबिलिटी इज मोर देन इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर बाई 0.1 का होल स्क्वायर, यही ना। तो सिग्मा स्क्वायर तुम्हारा क्या है यहाँ पे, अच्छा सॉरी हाँ यहाँ पे देखना है कौन सा फॉर्म है, तो ये फॉर्म है लेस देन वाला ना, सो लेस देन वाला है तो मोर देन इक्वल टू 1 माइनस सिग्मा स्क्वायर बाई 0.1 स्क्वायर, सो 1 माइनस 1 बाई 100, चेक करो 0.1 का स्क्वायर कितना होगा, मतलब 100 ऊपर आएगा ना, तो 0.1 का स्क्वायर तो 0.95 कर देना इसको, तुम ये कहना चाह रहे हो ना, तो 0.01 एक्स बार का वेरिएंस कितना आएगा, सिग्मा बाई रूट एन ना, सिग्मा स्क्वायर बाई एन, तो यहाँ एन भी आएगा एक्चुअली, मतलब एक्स बार के बारे में सोचना है तुम्हें, तो एक्स बार का वेरिएंस अपॉन 0.1 स्क्वायर, तो ये तुम कहना चाह रहे हो कि
1/n टाइम 0.01 इज इक्वल टू, ठीक है, सो 1/n टाइम 0.01, ठीक है ना। सो ये जो वैल्यू आएगी है ना 1 माइनस दिस 0.95, यहाँ से देख लो n की वैल्यू कुछ आएगी क्या। लेकिन उससे ना अप्रोक्सीमेट, तो इस तरह क्वेश्चन अप्रोक्सीमेशन वाला ऐसे थोड़ी देते हैं, यहाँ से ठीक है ऐसे आ जाएगा, लेकिन क्वेश्चन कुछ भी बना रखा है। अप्रोच यही होगा, यही मेथड है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊपर वाले में कौन सा 17 डाउट है। 17 कह रहा है कि मतलब उसमें तो कॉन्सेप्ट तो यही है ना कि कोई पूरा नंबर एग्जिस्ट कर, मतलब वही तभी करता जब एक्सपेक्टेशन की वैल्यू फाइनाइट होती है। इंडिपेंडेंट है लेकिन आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है क्या। देखो ये इंडिपेंडेंट है xn, जैसे आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, तो उसके लिए वो जो थ्योरम बता रही थी ना, तुमने जो पढ़ा वो आईडी के लिए पढ़ा है, तो वहां पे कुछ ऐसा कंडीशन होता है n स्क्वायर वाला, बता रहा था ना वो, वेरिएंस ऑफ आई थिंक xn/n स्क्वायर ऐसा कुछ होता है, दिस शुड बी फाइनाइट। कितना आता है ये, ऐसा कुछ कंडीशन है उसमें, सही है, 0 पे है ना। variance upon n squared tends to 0. हाँ ये आप थ्योरम में पढ़ेंगे तो थ्योरम में रहता है ना, तो उसको अप्लाई कर लीजिए आप, तो उससे हो जाएगा आपका। तो ये एक्चुअली ये जैम के सिलेबस में नहीं है, जैम में जो भी केस है वो आईआईडी वाला ही है, तो ये गेट का क्वेश्चन है, एक्चुअली गेट का ही पीवाई की वही है, तो गेट में ये आया हुआ है, तो उसमें आपको ये यूज करना पड़ेगा। वो कंडीशन आपको देखना है कब है ना, उसके लिए फाइनाइट आएगी, टेंस टू 0 आएगी, सो वो उससे मिल जाएगा अल्फा, तुम्हें देख लो कैलकुलेट करके, मीन तो 0 ही आ जाएगा ना, तो मीन तो 0 आ जाएगा, तो वेरिएंस इसका तो जस्ट स्क्वायर कर लोगे, सो n की पावर 2 अल्फा टाइम 2 ऐसा कुछ, और 2 ऑलरेडी हाफ है ना, सो x स्क्वायर इंटू पी आईज 2 बार ऐड होगा, तो ये ऐसा आ गया, ऐसा कुछ देख लो। सो यहाँ से ये कैंसिल, n की बार कितनी आ गई 2 अल्फा माइनस 2 आ गई, से n की अल्फा ये आ गई, सो ये 0 पे कब जा सकती है सोचो, जब इसकी वैल्यू, एक मिनट, इसमें जो है ये जो क्वांटिटी है तुम्हारे पास, अगर ये मान लो 0 से ज्यादा रहा तो लेस देन 0 ना, ये नेगेटिव 0 पे जाएगा, वरना इन्फिनिटी पे चला जाएगा वो, इन्फिनिटी के बाद ना, तो यहाँ से अल्फा लेस देन 1 आएगी, तो ये आ जाएगा, चेक कर लो एक बारी। ठीक है, और किसका क्वेश्चन रह गया, तुम्हारे पुराने वाले क्वेश्चन रह गए भैया। हाँ सर, ग्रुप में भेज दो ताकि बाकी लोग भी देखेंगे, भेजो, तुमने मुझे भेजा था ना शायद, ग्रुप में है, है ग्रुप में भेजा। कहाँ पे, अच्छा इतना डिस्कशन हो गया अभी इतनी देर में, तो अच्छा ये 2 क्वेश्चन तुम्हारे हैं, तो पहले तो चलो मैं स्टैट्स वाला कर लेते हैं, फिर मैथ वाला देखेंगे। सो ये क्वेश्चन ऐसा है कि x जो है आपके पास वो है बाइनोमियल 2m, 1/2, ठीक है। सो x जो है बाइनोमियल है 2m, 1/2, और आपके पास a ऑफ एक फंक्शन है m, k, इसने डिफाइन कर रखा है 4 की पावर m अपॉन 2m चूज m, and probability at x is equal to m plus k, okay। so जरा सिंप्लीफाई करो इसको, क्या दिक्कत है, 4 की पावर m 2m चूज m, और ये हो जाएगा 2m चूज m plus k, यही ना। सो ये और ये कैंसिल हो गया, ये ना, हाँ यस, तो यहाँ से
इसमें भी कटेगा ही सर। अगर इसको तुम ओपन करना चाहो तो ब्रेक कर लो। सो इसको ब्रेक करोगे, पहले इसको ब्रेक करता हूँ मैं। 2m फैक्टोरियल अपॉन m प्लस k फैक्टोरियल 2m माइनस दिस, सो m माइनस k फैक्टोरियल। अब इसको मैं ओपन करूँगा, सो 2m फैक्टोरियल m फैक्टोरियल m फैक्टोरियल, तो ये कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, अब तो ये बचा अभी तक आपके पास amk, ठीक है। सो amk के आ गया फाइनली। सो amk जो है ये आपके पास आ गया m फैक्टोरियल है ना, एक बार m प्लस k फैक्टोरियल है और एक बार m माइनस k फैक्टोरियल है। अब इसकी पावर कह रहा है m ले लो, इसकी पावर m ले लो और फिर m टेंस टू इन्फिनिटी कर दो, तो क्या होगा? तो अभी अगर m टेंस टू इन्फिनिटी करोगे तो क्या होगी? अभी के पे डिपेंड करेगा। तो ये अभी इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी का फॉर्म है ना अभी, तो सॉरी अभी कैंसिल करोगे तो सॉरी कैंसिल हो जाएगा, तो वो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा? 1 पे आ जाएगा। हाँ 1 के करीब। नहीं k फाइनाइट है, k कोई फाइनाइट नंबर है सर के को लेके एग्जांपल लेके देख लीजिए। हाँ चलो k को तुम 1 रख दो चाहो तो, कोई बात नहीं। हाँ 1 पे ही कर लो। k को 1 ही रख लो, तो 1 के लिए ऑप्शन चेक कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1 के लिए हाँ ठीक है, 1 के लिए चेक कर लो, k को अभी तत्काल 1 रख लो। सो 1 रख लोगे तो कितना आ जाएगा? m फैक्टोरियल अपॉन m प्लस 1 फैक्टोरियल और m फैक्टोरियल m माइनस 1 फैक्टोरियल। तो ये 1 आ सिंपली, जाएगा सर। तो ये अभी तो सिंप्लीफाई होके 1 आ रहा है। यहाँ m प्लस 1 बचेगा नीचे है ना, और यहाँ m। सो ये हाँ यस। अभी ये टेंस टू 1 होगी, लेकिन इसके पावर नहीं लगाया मैंने अभी, तो ये पावर लगाने हैं। अब कहाँ जाएगी? ई तो 1 की पावर, अभी तो 1 की पावर इन्फिनिटी पे चली गई, तो इसको ब्रेक कर दो है ना। सो 1 अपॉन यहाँ 1 प्लस 1 बाई m की पावर m, ई पे या 1 बाई ई 1 पे? बाई पे जाएगी। हाँ और नेगेटिव आएगा, +1 -1 कर देंगे ऊपर उसको। m को इधर कर देते हैं, तो m को नीचे भेज दिया, ठीक है ना। तो फाइनली k को 1 रखा मैंने, तो 1 बाई ई आ गया। अब देख लो k को 1 रखने पे तुम्हारा कौन सा आंसर आ रहा है, ऑप्शन चूज कर लो। तो पहले ऑप्शन में 1 रखोगे तो e की पावर -2 आ गई, तो आउट। दूसरे ऑप्शन में e की पावर 0 1 आ गई, आउट। तीसरा ऑप्शन e की पावर -k², ये ट्रू हो सकता है। और चौथा क्या था? नन ऑफ दिस, ये क्या है? सो हो गया। तो फाइनली कहना मतलब ये ना, e की पावर 1 बाई ई, तो k को 1 रख के देख लो, जो भी नहीं आ रहा 1 बाई ई हो गया सॉल्व, ठीक है। नेक्स्ट जो है, जो मैथ्स वाला तुमने भेजा है वो देख लेते हैं। सर उसका उसको कॉन्सेप्ट बदल तरीका है क्या उसका के की वैल्यू निकालने का? जी तरीका ये है 2x³ प्लस 3x² माइनस 12x माइनस k इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो k को उधर भेज दो, तरीका यही है कि तुम k को इधर भेज दो, ये हो गया ना। अब इसका ग्राफ रफली ड्रॉ कर लो, मुश्किल नहीं है ड्रॉ करना क्योंकि इजी है। तो इसका ग्राफ रफली ड्रॉ कर लो, उससे काम हो जाएगा। अच्छा नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछा है। हाँ नहीं, k क्या होगा? हाँ सो इसमें पूछा है कि फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू ऑफ k द इक्वेशन हैज 3 डिस्टिंक्ट रियल रूट। इसके पास 3 रियल रूट है, सो दिस हैज 3 रियल रूट। तो k क्या होना चाहिए? तो हो जाएगा इजीली, ग्राफ बना के दिख जाएगा तुम्हें। मैं बता देता हूँ, इस तरह क्वेश्चंस आए हैं एग्जाम में कई बार। सो यहाँ पे g' निकाल लो पहले, तो आ जाएगा 6x² प्लस 6x माइनस 12। तो 6 कॉमन ले लो, सो x² प्लस x माइनस 2, ठीक है ना। तो ये आ गया आपके पास g' जो होगा 6, यहाँ से x माइनस 1, x माइनस, यहाँ पे -2 है ना, तो मुझे +2 करना पड़ेगा यहाँ पे, हाँ, ताकि वो हो जाए। तो ये हो गया इक्वल टू 0। सो g' इक्वल टू 0 है 1 और -2 पे। तो मतलब ये जब ग्राफ बनाओगे, सो 1 और -2 इसका क्रिटिकल पॉइंट है। मैं अभी उसका ग्राफ बना रहा हूँ gx का। सो और डिग्री का है तो इन्फिनिटी जाएगी, -इन्फिनिटी है ना, और इसके पास 2 ही रूट हो सकते हैं मैक्सिमम, मतलब डेरिवेटिव के पास 2 रूट है। तो मतलब ये है कि
1 एंड -2 क्रिटिकल पॉइंट है। मतलब क्या होगा कि यहां से जाएगा यहां तक इंक्रीज करेगा, फिर यहां डिक्रीज करेगा, फिर यहां इंक्रीज करेगा। ये ग्राफ हो गया इसका, ठीक। अच्छा, ये मैंने कैसे डिसाइड कर लिया ऊपर नीचे होगा, तो पहले मुझे फाइंड करना पड़ेगा। सो आप G1 बताओ कितना आ रहा है और G-2 बताओ कितना आ रहा है, उससे एग्जैक्ट आइडिया लगेगा। अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम है, अभी मुझे बताओ G1, उससे ना एग्जैक्ट आइडिया लग जाएगा कि क्या है। तो बताओ G1, उसमें 1 रख दो ना, कितना आ गया -7, और G-2 कितना आ गया? मिनिमा आएगा माइनस, नहीं मैक्सिमम। बस वो देखना कितना ऊपर कितना नीचे कैसे होगा, ताकि दिख जाए मुझे। सो +24 ये ना, तो 20 आएगा सर, 20 आ गया, ठीक है। सो ये 20 आ गया आपका। तो इससे ये पता चल गया मुझे कि 1 पे वैल्यू -7 है और -2 पे वैल्यू 20 है। सो देखो और डिग्री का है ना, तो x जब माइनस है तो -∞ ही होगी, तो ये यहाँ जाएगी, फिर ये मैक्सिमा है, ये नीचे आएगी, 0 पे चेक कर सकते हो, 0 पे क्या होगी, 0 पे 0 होगी, मतलब ओरिजिन से पास करेगी। ये ऐसी होगी, यहाँ तक होगी, फिर यहाँ से यहाँ तक होगी, फिर ये ऊपर उठना शुरू कर देगी। सो ये इस फंक्शन का ग्राफ हो गया, किसका ग्राफ, gx का। बट ये मुझे पता है कि ये वैल्यू कितनी है, -7 है। बस मुझे ये पता है कि ये वैल्यू कितनी है, 20 है। अब तुम खुद ही सोच के देखो, और मैं किसका ग्राफ बनाया, लेफ्ट साइड का, तो मैंने इस राइट साइड का, अब इसका ग्राफ बनाएंगे, तो y = k का ग्राफ क्या होगा। अब तुम खुद सोचो तुम कहाँ ग्राफ बनाओगे ताकि ये 3 बार कट करे, -7 से 20 के बीच, है ना। अगर इस बीच में तुम लाइन ड्रॉ कर लो कोई भी, ये ग्राफ है y = k का, तो अगर इस 20 और -7 के बीच में तुम कहीं भी एक लाइन ड्रॉ कर लो, वो 3 बार कट करेगी। ठीक है, देख लो। तो क्यूबिक है ना, इसके पास या तो एक रियल रूट है या तीनों रियल रूट है। तो एक पूछता तो या तो -7 के नीचे या 20 के ऊपर। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ। तो इस तरह कई सारे क्वेश्चन एग्जाम में है, तो आपको देखना है कौन सा से 16 बोल रहा है, 16 हो सकता है क्या। सो 3 डिस्टिंक्ट रियल रूट है, तो मतलब 3 डिस्टिंक्ट रियल रूट का मतलब कि जो है ना, तो यहाँ पे तो ऐसे हमारे पास 1 2 3, तो ये कब होगा, इसमें क्या क्या आंसर है तुम्हारा। 31 तो बहुत ऊपर चला गया, आउट। 26 ऊपर है, 26 पे ड्रॉ करोगे, मतलब 26 अगर के होगी तो एक ही बार कट करेगी। 16 ट्रू है कि नहीं, हाँ हो जाएगा। 16 भी हो जाएगा, 20 भी हो जाएगा। MSQ है क्या ये, ऐसे 20 नहीं होगा, अच्छा सॉरी 20 नहीं होगा, हाँ 20 पे तो एक्चुअली ये टच करते हुए पास करेगी ना, तो 20 पे 2 सॉल्यूशंस, हाँ ये याद है मुझे। तो जब बोलेगा, देखो इसी में 3 बोला है, अगर बोलता एग्जैक्टली 1 रूट हो तो k को होना पड़ेगा स्ट्रिक्टली मोर देन 20 और k स्ट्रिक्टली लेस देन -20। बोलता 2 रूट, बोल रहा हूं 1, बोलता 1 रूट है इस इक्वेशन में जो क्वेश्चन लिखा है। सो अगर बोलता 1 रूट है एग्जैक्टली तो ये है, बोलता 2 रूट है एग्जैक्टली, तो इस तरह क्वेश्चन भी आए हैं जहां 2 रूट हुई है। तो 2 कब होगा, एक यहाँ, और ये तो टच करते हुए पास करेगी ना, वो अगर y = 20 अगर आप बनाओगे तो ये जस्ट टच करेगी उसको, तो एक ही रूट होगा वहां पे। सो मतलब ये हो गया कि k = 20 और k = -7, 3 रूट चाहिए। सो 3 रूट के लिए k को एग्जैक्टली -7 और 20 के बीच होना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर, तुमने 20 कहा ना, 16 होगा ना, तो इसका आंसर 16 है। 3 रूट होने के लिए k को -7 और 20 के बीच आना पड़ेगा। -7 में तो टच कर रही थी, एक रूट यहाँ एक रूट यहाँ, 2 बार ही कट करेगी ग्राफ को। सो ये इस तरह एग्जाम में पूछ सकता है तुमसे कि 1 रूट होने के लिए ये, 2 रूट होने के लिए ये, 3 रूट होने के लिए ये, मतलब रिपीटेड रूट्स होगा अलग यहाँ पे, है ना, जब ये होगा यहाँ पे 2 बार ना। ठीक है, चलो ये भी हो गया। और किसी को कुछ रह गया डाउट।
अच्छा यहाँ तुमने भेजा हुआ है क्वेश्चन, चलो देखो। हाँ सर ये एक्शन कन्वर्जेस टू आरएफ मींस का कंसेप्ट होगा। हाँ, ये गेट के सिलेबस में तुम्हारे पास नहीं है, फिर भी देख लो। एक्शन कन्वर्जेस टू आरएथ मीन। वही x2r वाला। हाँ, तो ये होता है कि x माइनस, मान लो xn माइनस, क्या होता है फॉर्मूला इसका है कन्वर्ज टू आरएथ मीन ना, xn कन्वर्ज टू x इन आरएथ मीन ना, तो xn माइनस x की पावर r विल कन्वर्ज टू 0, ये होना चाहिए। तो ये तुम्हारे एग्जाम में नहीं, गेट में है हालांकि। तो मतलब ये लिमिट लगा लो चाहो तो इस पे, इक्वल टू 0 मतलब वही है, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, दिस शुड गिव यू 0। देन हम बोलेंगे xn कन्वर्जेस टू x इन rth मीन या rth मोमेंट। और एमएस का क्या मतलब होता है? इसका तो आइए कन्वर्जेस वाला साइन ऊपर एमएस लिखा हुआ है। ms नहीं as होगा, ms भी है। मीन स्क्वायर के लिए होगा। अच्छा, सर, मीन वो लिखता स्क्वायर, है हाँ। एक जगह। हाँ, वो एक जगह लिखता है। कन्वर्जन मीन स्क्वायर, सेकेंड मीन, या Sir, excuse me, sir. हाँ Sir, did you discuss that question of 8:21 which I have sent you? yes, so you are, why you are not regular in class? This is a solution. Now if you can understand. It's not having electricity. That's it. So you can watch recording. So already discussed. So the concept is xi is uniform 0 2, then 2 minus xi is also uniform 0 2. Then we have discussed this way, but there is one better way. So if you want, you can discuss one more time. So चलो इसका क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद ताकत का थर्ड क्या है। सो देखो वो क्वेश्चन मैं एक बार और डिस्कस कर लेता हूँ इसके लिए। दूसरे तरीके से करते हैं उसी क्वेश्चन को। सो देखो so this is a property, okay. So if xi has distribution uniform 0 2, so 2 minus xi will also have distribution uniform 0 2. 2 minus xi upon 2 will have distribution uniform 0 1, okay. So the question is Zn we have given minus log base e product I from 1 to n 2 minus xi इसकी पावर 1 by n. So you simplify it. So minus 1 by n and then log power here, log will convert some product will convert into summation log 2 minus xi. So what I am doing now, I will just subtract log 2 and add log 2. See what I am doing. First 1 by n came out, and then log of a into b into c is equal to log a plus log b plus c. So that product converted into sum. Then log this quantity, I just added this to make this quantity. So I just want to make this. So now I have, so if I combine these two, 2 minus xi upon 2 plus log 2. So open this summation, so I can write it summation I from 1 to n 1 by n minus log 2 minus xi upon 2. Open this summation, then if you sum it, so minus 1 by n, this minus 1 by n, summation of log 2, क्या होगा भाई? Summation of log 2 I from 1 to n, n log 2, तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक, ये log 2. नाउ अच्छा डायरेक्टली यूज कर लेता हूँ, देखो, सो माइनस
log 2 minus xi upon 2 has distribution. से मान लो ये तुम्हारे पास मैं बोला था wi है, so wi is this, so what is distribution of minus of w, हाँ ये बताया था ना, minus of log wi, this is exponential 1, right? So exponential 1. So now see, this is a constant log 2 only. So this is our 1 by n summation wi I from 1 to n minus log 2. So this quantity will converge almost surely to, using strong law of large numbers. So that says w bar will converge in almost surely to e of w, which is you have 1. Okay, ठीक है भाई, देख लो एक बारी. So now एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेना, कहीं मिस्टेक नहीं किया ना. So this quantity will converge to EW, which is 1. So 1 minus log 2. So वहाँ डबल कैसे आ गया भाई? उधर सॉल्व किया तो आंसर अलग क्यों आया? This आंसर 1 minus log 2. सर क्योंकि उसमें ना आपने 2 एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई कर दिया था. अच्छा, वो एक्स्ट्रा ले लिया था नहीं? हाँ. देखो ये थोड़ा इजियर मेथड भी ये रहा, उसमें थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो गया था. So see, this is the answer. You can match the answer. You find log 2 base e. So calculator से आप you just calculate using calculator. इसे numerical answer टाइप ना. एक बार जो पहला आपने आंसर किया था वो दिखाइए. हाँ उसको देखते हैं. So it is fine, Sitaraman. Okay. So okay, let me see that way. So I have done some calculation mistake there. So ये था ना, मैंने कहाँ कैलकुलेशन मिस्टेक किया, देखो जरा कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक किया. ये -2 log 2 minus xi by 2 वहाँ पे. अच्छा. 2 minus xi by 2 यूनिफॉर्म 0 1 फॉलो कर रहा है. हाँ. और फिर -2 log 2 minus xi आपने -2 शायद था वो एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई किया. तो अगर -2 मल्टीप्लाई किया मैंने तो -2 log x का स्क्वायर 2 है, तो इसका मीन कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा. एक मिनट चेक करते हैं, कहीं ना कहीं मिस्टेक किया है. हाँ तो वो जो 1/2 जो अंदर में जो डिवाइड हुआ है ना 2, हाँ अंदर में ही मल्टीप्लाई होगा. अच्छा ये वाला उधर लॉग के अंदर ही. ओके तो इसको मैं क्या करूं, लॉग में से क्या है हमारे पास -2 log x इसका स्क्वायर 2, सो -2 log दिस, और इसको ओपन करेंगे तो क्या किया मैंने, -2 log दिस प्लस log 2, दिस हैज का स्क्वायर 2 डिस्ट्रीब्यूशन. हाँ ऊपर से देख लीजिए ये 2 मल्टीप्लाई क्यों हुआ है. हाँ यहाँ कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक है, ठीक है ना. सो यहाँ कुछ मिस्टेक किया मैंने, शायद दोबारा अगर कैलकुलेशन करोगे सो यहाँ अगर मैं मल्टीप्लाई ना भी करूँ तो क्या ही दिक्कत है. सो इसका मीन 2 होगा और 2 उसको कैंसिल कर देगा, तो वो मैंने 2 कैंसिल नहीं कराएंगे, मल्टीप्लाई कर दिया इंस्टेड. मुझे लगा वो 2 कैंसिल कराने के बजाय देखो यहाँ पे जैसे ये क्वांटिटी को मुझे यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया है. सो मुझे इसको क्या लिखना था, इसकी जगह पे मुझे वहां क्या लिखना था भाई, इसी को लिख रहा था ना यहाँ पे, तो इसको मुझे क्या लिखना चाहिए, तो यहाँ मैंने क्या लिख दिया है. हाँ तो यहाँ गलती हो गई है. एक्सपेक्टेशन, सो आई एम राइटिंग दिस क्वांटिटी एक्सपेक्टेशन ओवर दिस इज -2 log दिस क्वांटिटी इज 2 wi नॉट wi by 2, तो वहाँ गलती मैंने ये कर दिया है लिखने में, तो अब आ जाएगा सेम आंसर. सो 2 कॉमन लेके हटा दो, तो 2 कॉमन लेके मल्टीप्लाई होने के बजाय डिवाइड हो जाएगा. सो द आंसर यू हैव इज, सो 2 कॉमन लेके, सो यहाँ से आ जाएगा e of wi जब निकालोगे ना, सो 2 तो पहले कैंसिल हो गया, सो 1 minus
हाँ ऐसे। ठीक है, तो ये आ सर गया। वो जो 2 मल्टीप्लाई ना करके वो लॉग के अंदर ही 2 मल्टीप्लाई करके कर लें, ऐसे भी तो। हाँ हाँ वही कर सकते थे। सो वो वहाँ मैंने वही ट्राई किया ना, तो सेम चीज़ है, आप कैसे सोचते हो ये इम्पोर्टेंट है, मेथड तो वही है। तो यहाँ मैंने वही किया 2 है ना। वो जो बाहर आपने मल्टीप्लाई किया वो उसके पीछे आइडिया क्या था? बाहर तो काई स्क्वायर बनाना था, यहाँ मैंने काई स्क्वायर नहीं बनाया ना, यहाँ भी मैं कर सकता था। सो आई हैव डब्ल्यू आई दिस, सो इफ आई यूज -2 log wi, so I wanted to make it chi-square 2. इस क्वेश्चन में I didn't use chi-square, I use exponential 1. So chi-square बनाने के लिए 2 करना पड़ा मुझे. This is exponential 1/2 with mean 2. So ये 2 मैं लिया था कि chi-square बन जाए, नहीं लूंगा 2 तभी exponential 1 बनेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है. So वहाँ मैंने chi-square के हेल्प से किया है. Here I use 10 without 2, तो exponential 1 से किया है. There are many approaches. Okay. सर एक क्वेश्चन है सर। जी बताइए। सर लिखना पड़ेगा। हाँ एक मिनट रुकिए, कुछ लोगों का और भी क्वेश्चन है, किसका कराएगा, तथागत कराएगा ना। सो एक ये क्वेश्चन तुम्हारा देखता हूँ, ये भी पूछा था ग्रुप में ना, कुछ थर्ड क्वेश्चन है ये। क्या पूछा है कि ज्वाइंट दे रखा है एक्स वाई का ना, कितना दे रखा है 3y, और रीजन दे रखा है आपको, सपोज रैंडम ज्वाइंट पीडीएफ है 3y ऑन ट्रायंगल बाउंडेड बाय, सो एक ट्रायंगल बना लो बाउंडेड बाय, है ना। सो यू मेक अ ट्रायंगल बाउंडेड बाय y is equal to 0, मतलब x एक्सिस, एंड so y is equal to 0 मतलब x एक्सिस, y is equal to 1 minus x plus y 1, तो x plus y 1, this is y is equal to 1 minus x, and y बराबर 1 plus x मतलब 1 minus, so ये वाला, so when you put x 0, y is 1, when you put y 0, x is minus 1, ठीक है ना। so ये minus 1 0, ये ट्रायंगल सिमेट्रिक है, मैंने ऐसा बनाया कि लग रहा है ना सिमेट्रिक नहीं है, so this is symmetric actually. So this is like this, so ये -1, ठीक है ना, ये 1 है, so ये ट्रायंगल तुम्हारा है। ओके अब क्या बोल रहा है कि सो कैलकुलेट एक्सपेक्टेशंस, ये ट्रायंगल, ये रीजन तुम्हारा सॉल्यूशन रीजन है, तो ये y बराबर 1 प्लस x है। सो कैलकुलेट करना आपको एक्सपेक्टेशन y गिवन x लेस देन इक्वल टू हाफ, ठीक है ना। तो इसको एज अ इवेंट ट्रीट करो, लेस देन इक्वल टू हाफ है ना। So एक्सेप्टेशन y when y लेस देन इक्वल टू हाफ है, लेस देन इक्वल टू हाफ मतलब y लेस देन इक्वल टू हाफ। ओके y नहीं x, अच्छा उल्टा लिख दिया क्या मैंने, हाँ सॉरी x लेस देन इक्वल टू हाफ, x लेस देन इक्वल टू, हाँ x लेस देन इक्वल टू हाफ, तो x लेस देन इक्वल टू हाफ है मतलब x यहाँ पे होगा ना। ओके ठीक है, तो इसको एक काम करो, तो डेफिनेशन क्या होता है, अभी तक क्या कर रहे थे हम लोग डेफिनेशन में कि अभी तक तो हाँ y और उसका जॉइंट लिखते थे ऊपर और एक्सपेक्टेशन y का निकाल लेते थे और डिनोमिनेटर में प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल टू हाफ लेते थे। तो यहाँ तुम अगर लिखोगे रेंज इसका, तो यहाँ रेंज क्या होगा, अगर मैं रेंज लिख दूँ तो x की वैल्यू क्या होगी, y माइनस 1 टू y प्लस 1, ये होगा ना। हाँ एक बार चेक करो, नहीं यहाँ पे क्या है, यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, y माइनस 1, 1 माइनस y हो जाएगा। अच्छा 1 माइनस वाई ना, तो यहाँ से x बराबर 1 माइनस वाई हो जाएगा, सो ये 1 माइनस वाई, वाई माइनस 1 टू 1 माइनस, क्योंकि 1 है ना ये, सो ये 1 है, ये माइनस 1 है, सो नाउ y x इक्वल माई वाई माइनस 1 टू 1 माइनस वाई, और उस केस में y तुम्हारा क्या है, y बिटवीन 0 एंड 1, ये है। अच्छा x में भी लिख सकते हैं, x में लिखने के लिए दो पार्ट में लिखना पड़ेगा तुम्हें, कि है ना x यहाँ से यहाँ तक जब 0 से 1 में है, मतलब y पहले लिखोगे
y from this to this when x is this and y from this to this, दो पार्ट में। ठीक है, तो x लेस देन इक्वल टू तुम्हारा कह रहा है 1/2 है, तो एक काम करो यहाँ पे ये पता तुम्हें फंक्शन ऑफ x आएगा, isn't it? दिस इज अ फंक्शन ऑफ एक्स आएगा। हाँ, सो अगर x इज इक्वल टू x होता है ये, सो दिस इज फंक्शन ऑफ x एक्चुअली, अगर x इज इक्वल टू x है तो, एंड सो x का मार्जिन निकाला जा सकता है ना वहां से। हाँ, x अगर मैं लिखूं दो रीजन में निकल जाएगा। x का मार्जिनल बताऊं? क्या आएगा? आएगा 3/2 इंटू 1 प्लस एक्स होल का स्क्वायर, जब x -1 से 0 में, और एक आएगा 3/2 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर जब x 0 to 1 में। ओके, तो ये तो आपका x का मार्जिनल आ गया, और मुझे एक्सपेक्टेशन y कीजिए जब x लेस देन इक्वल टू दिस है। सो दिस इज नॉट लाइक, ये कुछ ऐसा नहीं लग रहा है कि मान लो इसको मैं ब्रेक करूं तो ये कुछ ऐसा है कि y टाइम प्रोबेबिलिटी मतलब पीडीएफ ऑफ y गिवन x है ना, और y गिवन x यहाँ तुम्हारा dy है अभी, है ना, और y की लिमिट क्या होने वाली है? और y की लिमिट दो इंटरवल में आएगी, मतलब एक 0 to 1 प्लस एक्स और फिर 0 to 1 माइनस एक्स। हाँ, कब? जब x की वैल्यू इन दोनों में से है। हाँ, मेरा x जो है लेस देन इक्वल टू 1/2 है। ठीक है, लेकिन मुझे इसको ओपन कैसे करना है ना, क्वेश्चन ये हमारा यहाँ तो ठीक है, जैसे ये हम ले लेंगे रेंज, यहाँ पे हो जाएगा दो पार्ट में करके। सो दो पार्ट में तुम सॉल्व कर लोगे इसको, मतलब वो कंडीशनल एक्सपेक्टेशन का जो टोटल एक्सपेक्टेशन वाला फॉर्मूला लग जाएगा ना यहाँ पे, तो उसके हिसाब से होगा। ठीक है, इसको मैं ट्राई करता हूँ, आई थिंक हो गया, मेरे घर से भी फोन आ रहा है, तो इसको मैं ट्राई करता हूँ अभी, नेक्स्ट क्लास में देखते हैं कैसे होता है। हाँ सुमित, आपका कुछ क्वेश्चन था, बताइए। ओके ओके सर एक x1 x हम फोन करेंगे 2 मिनट में, हम अभी करेंगे 2 मिनट। हाँ बताइए। सर लिख लो सर क्वेश्चन ना, x1 x2 फॉलो कर रहा है आईडी नॉर्मल विद मीन 1 एंड वेरिएंस 1। हाँ और सर हमें SN दिया हुआ है सम ऑफ xi स्क्वायर। xi स्क्वायर, हाँ, सो और n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 दिया सर। हाँ हमें ये बताना है लिमिट ऑफ वेरिएंस ऑफ Sn अपॉन n एज n टेंड्स टू इनफिनिटी कितना होगा। Sn अपॉन नहीं सर, वेरिएंस जो n बाहर है वो वेरिएंस के बाहर है, लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिटी। इसमें सर हाँ, तो क्या दिक्कत है यहाँ पे? इसमें जो हम लगाएंगे सर वेरिएंस ऑफ x, हमें वेरिएंस ऑफ xi दिया हुआ है ना, वो हमारा 1 दिया है, तो जब हम वेरिएंस ऑफ Sn करेंगे xi स्क्वायर
वो भी 1 हो जाएगा हमारा क्या? वेरिएंस ऑफ एक्स आई कितना है 1 है, लेकिन यहाँ तो एक्स आई स्क्वायर है, यहाँ स्क्वायर है सिर्फ एक्स आई है। एक्स आई स्क्वायर सर। अच्छा सो वेरिएंस ऑफ एक्स आई स्क्वायर क्या आएगा वहाँ से, मतलब वेरिएंस इसका निकालना पड़ेगा। वेरिएंस ऑफ एस एन का मतलब हो गया समेशन ऑफ वेरिएंस ऑफ एक्स आई स्क्वायर, और वेरिएंस ऑफ एक्स आई स्क्वायर क्या आएगा? वेरिएंस ऑफ सम ऑफ एक्स हाँ बाहर हो जाएगा सर। एन सर एक्स आई -1 +1 कर लेंगे और ब्रेक कर लेंगे उसको स्क्वायर करके। हाँ वो तो जाएगा यहाँ से। एक्चुअली आप एक्स आई -1 जो है ना वो नॉर्मल 0 1 है, ठीक है। तो एक्स आई -1 का जो स्क्वायर होगा वो काई स्क्वायर 1 होगा, तो इसका वेरिएंस जो है एक्स आई -1 का स्क्वायर का जो वेरिएंस है वो 2 हो जाएगा। अब यहाँ से कुछ आ जाएगा, अब इसको ट्राई करके देखिए, इसमें 1 ऐड सब्ट्रैक्ट कीजिए, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाइए, ऐड सब्ट्रैक्ट करके हो जाएगा। इसी में क्या करना, आप एक्स आई स्क्वायर है ना, हाँ सर। हाँ तो पहले आप एक्स आई स्क्वायर को एक्स आई -1 + 1 होल स्क्वायर, अब इसको आप एक साथ रखो, a + b का होल स्क्वायर लगाओ आप, तो इससे हो जाएगा कुछ। अब ट्राई करके देखिए, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में दोबारा पूछिए, ठीक है ना, क्योंकि इसका डिस्ट्रीब्यूशन, अरे लाइट भी गई क्या, तो पता नहीं। ठीक है चलिए अभी स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करता हूँ, तो डाउट होगा तो नेक्स्ट क्लास में आगे देखते हैं। सर उस वाले टाइप का क्वेश्चन का एक जनरल अप्रोच बता दीजिए। हाँ मैं ट्राई करता हूँ एक्चुअली एक बारी ना। ठीक है चलो अभी के लिए थैंक यू, है ना, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो